अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तवज्जो से इसलिए सुनना है ताकि बात इतनी समझ में आ जाए कि हम दूसरों को समझा सकें, क्योंकि हम अपना मसला हल करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, सिर्फ़ अपना मसला हल करने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि हम समझ कर और जो लोग आ नहीं सकते या जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है, देखिए हमारा बहुत बड़ा एक मसला है आखिरत का कि हम कामयाब हो जाएं। सबसे बड़ी कामयाबी वहीं की कामयाबी है, असल कामयाबी वहीं की कामयाबी है, असल नाकामी वहीं की नाकामी है। लेकिन लोग नहीं समझते, जा के समझाना पड़ता है, सुनना नहीं चाहते फिर भी सुनाना पड़ता है। तो दुनिया के मामले में भी लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता और समझना भी नहीं चाहते हैं। हमारे लिए अच्छा ये होगा कि हम अपने लिए जो अच्छा समझ रहे हैं वो दूसरों के लिए भी समझें और उनके लिए भी कोशिश करें। तो हम कोशिश करें कि समझेंगे और सबको समझाएंगे। बहरहाल इस वक्त में हमारा उन्वान है एनआरसी के ताल्लुक़ से जो चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, जो चीज़ें हमारे कानों तक पहुंच रही हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से। पहली बात तो ये है कि इंशाअल्लाह पैनिक होने की, परेशान होने की ज़रूरत तो नहीं है। परेशान और पैनिक किया जा रहा है। आपने सुना होगा एक दौर में लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी थी, कुछ उसी तरह की डराओ और हुकूमत करो की पॉलिसी है। इसमें बहुत तकरीबन 99% कह लीजिए या 90% कह लीजिए डराने वाली बातें ज़्यादा कर दी गई हैं। हालांकि इतने खौफ की चीज़ है नहीं। ये सिंपली चीज़ ये है कि हमारे मुल्क में कौन कौन रहता है, हमारे मुल्क का, इसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। दैट्स ऑल। होना भी चाहिए। और ये कानून जब मुल्क बना था तभी, उसके बाद जब कानून हमारा बना मुल्क का 1950 में, तभी बन चुका था ये कि एक रजिस्टर बनेगा जिसमें हमारे मुल्क में जितने लोग हैं जो हमारे मुल्क के शहरी हैं उनका एनरोलमेंट हो जाएगा, उनका नाम लिख लिया जाएगा। हम भी एक छोटा सा स्कूल खोलते हों या कोई वर्कशॉप खोलते हैं तो उसमें अगर 10-15 नौकर रखते हैं तो वो उनके नाम एनरोल रखते हैं, उनके कागजात रखते हैं। पता होना चाहिए कि मैं आज के दिन बैठा हुआ हूँ तो कोई एंट्री कर रहा है तो अपना काम करने वाला आदमी एंट्री कर रहा है, बाहर का आदमी एंट्री कर रहा है, तो हम उसके हिसाब से उससे बात करेंगे। तो ये तो हर आदमी करता है। मुल्क के कानून के अंदर ये बात 1950 से है, तो ये हाइप आज क्यों क्रिएट हो गया? कानून तो पहले से है। एक मरतबा एनआरसी 1951 में हो भी चुकी है, 51 में, तो आज ये इतना हाइप क्यों हो गया? ये हाइप क्रिएट किया गया है ताकि इसके ज़रिए से कुछ पॉलिटिकल फ़ायदे हासिल किए जा सके, खौफ की पॉलिटिक्स चलाई जा सके। ठीक है, इसलिए इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि उस कानून के तहत हम पर क्या क्या चीज़ें लागू हो जाती हैं उसको पूरा कर लिया जाए। और ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जैसे हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं, अब पूछेंगे तो पता चलेगा अक्सर लोगों के जो है वो पीयूसी नहीं है, किसी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, किसी का परमिट नहीं है, किसी का इंश्योरेंस नहीं है। तकलीफ़ होती है, लोग बोलते हैं वहाँ पुलिस वाला खड़ा है, घुमा लो गाड़ी। मसाइल होते हैं, हेलमेट लगा के नहीं जा रहे, गैर कानूनी चीज़ें हैं इसे। अब अगर कोई ये बात लेकर आए कि भाई ये कवानीन है, इस पर आपको उतरना है, नहीं उतरेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हम नहीं उतरेंगे, उतरना चाहिए। और ये हमारे ही फ़ायदे के लिए है। कानून एनआरसी का ख़ास तौर से सिक्योरिटी के लिए है। हम इस मुल्क के शहरी हैं और ये एक अच्छी बात है कि एक मरतबा एनआरसी होकर सबको कार्ड दिया जाएगा सिटीज़नशिप का। अभी तक कोई कार्ड सिटीज़नशिप का दिया नहीं गया है, बना ही नहीं है। आधार कार्ड जो है, जो लंबा सा पेपर में आता है, पहले वो तो हमने कार्ड बना के छोटा सा जेब में रखा हुआ है। जो लंबा सा कार्ड आता है पेपर के ऊपर, उसमें ख़ास ये लिखा हुआ है कि ये सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ है कि आप कौन हैं। ये सिटीज़नशिप का सर्टिफिकेट या सिटीज़नशिप की का प्रूफ नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा कार्ड नहीं दिया गया जो सिटीज़नशिप का प्रूफ हो। और ये होना था 1951 से ही कि हर आदमी को एनरोल किया जाए और उसको कार्ड दे दिया जाए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा सऊदी वगैरह में अकामा चलता है या उनके अपने कार्ड चलते हैं, उनका एक सीरियल नंबर होता है। आपको अगर वो पुलिस वाला या वहाँ के जो हुक्काम हैं कहीं भी आपको पकड़ के पूछ सकते हैं कि भाई आपका कार्ड दीजिए, नहीं है तो वो बिठा देते हैं। ये जो बिठा देते हैं ना, इसको कहते हैं डिटेन करना। और अगर वो 1-2 दिन बिठाना पड़ जाए तो एक कैंप होता है जिसमें रख दिया जाता है, जिसमें खाने पीने रहने की सुविधा होती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको कहते हैं डिटेंशन कैंप।
तो इन सब नामों को बदनाम कर दिया गया। ये है यही कि भाई अगर आपके पास कागज़ नहीं है तो जब तक आपके घर से कोई कागज़ लेकर आ जाए या आपका साबित हो जाए, जब तक कि आप यहाँ रहिए, ताकि कम से कम नज़र में रहिए कौन है किसको तो मालूम नहीं है। तो ये असल चीज़ कानून के एतबार से ही है। मुल्क हमारा जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद से 2 हिस्सों में बटा। कुछ लोग वहाँ से यहाँ आए, कुछ लोग यहाँ से वहाँ गए। तो उस वक्त में ये मालूम हुआ कि भाई हमारे जो लोग थे जो यहाँ के, वो तो वहाँ चले गए। वहाँ के जो रहने वाले थे हमेशा के, सदियों के, वो यहाँ चले आए। तो फिर हमारे मुल्क के लोग रहे कौन, ये तय होना चाहिए ना। तो इसको तय करने के लिए एक डेट बनाई गई कि इस डेट से पहले पहले जो आदमी आता है आ जाए और आ करके हमें बता दे। तो ये उस ज़माने की बात थी। अच्छा, हमारा जो मजमा है ये अभी मस्जिद के अंदर हम बैठे हैं, सारे मुसलमान हैं, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि वहाँ से आया हुआ हो। यहाँ से तो गए ही थे सारे, तो इस वजह से वो आए हुए का एनरोलमेंट का तरीका क्या था उसको जानने की हमको ज़रूरत नहीं है। अब ये NRC जो है ये दरअसल सिटीज़नशिप मांग रहा है कि आप इस मुल्क के शहरी हैं। तो सिटीज़नशिप के लिए कोई मुल्क में कानून है भी या नहीं है कि जिसकी जो मर्ज़ी जिस डंडे से हाँक करके आपको बाहर कर दे। यानी मैं ताकत वाला हूँ, मैं आपको उठा के बाहर कर दूँ, और मैं ताकत वाला हूँ बाहर को अंदर कर दूँ। ऐसा होता है क्या? तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए बाज़ाब्ता कानून है, और ये कानून भी 1955 का बना हुआ है, आज का नहीं है, और वो इम्प्लीमेंटेड है। सारी चीज़ें उसकी क्लियर हैं, बिल्कुल लिखी हुई हैं। उस लिखे हुए के ख़िलाफ़ किसी में करने की ताकत नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि ताकत हासिल हो जाएगी तो कोई उसके ख़िलाफ़ कर लेगा, कानून के ख़िलाफ़ नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं, ये मैं जो असल बात है वो बाद में करूंगा। मैं कुछ बातें वो बताना चाह रहा हूँ जिससे जहन साफ़ हो जाए। जहन साफ़ नहीं होता है तो बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। जिस वक्त में आसाम में NRC हुई, उस वक्त में आसाम के अंदर भी हुकूमत वो थी जो कि ज़हनी तौर पे हमारे ख़िलाफ़ होकर काम कर रही है पूरी क़ुव्वत के साथ। उनका गवर्नर भी उन्हीं का था, उन्हीं की पार्टी का। उस वक्त में सेंटर में हुकूमत भी उन्हीं की थी, राष्ट्रपति भी उनका ही था। सुप्रीम कोर्ट तो ख़रीद लिया है, वो सबको मालूम है, सब जानते हैं। उनके लोग भी कहते हैं, हमारे लोग भी कहते हैं, सबको मालूम है। यानी सारी क़ुव्वतें और पुलिस और बाकी महकमे तो खैर कुछ उसका मान ही नहीं है, वो तो जिसकी तरफ हो जाए। सारी क़ुव्वतें इनकी तरफ हो गई। उसके बाद इन्होंने जहाँ जहाँ भी ऑफ़िसर्स बिठाए NRC करने के लिए, वो ऑफ़िसर भी इनके ट्रेंड और इनके माइंडसेट के थे, जिनको ये कहा गया था कि मैक्सिमम पॉसिबल तरीक़े से जितना दबा सकते हो, कागज़ में खींचतान कर सकते हो, मुसलमानों को बाहर करो। इसकी कोशिश की गई, क्योंकि आसाम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज है मुसलमानों का, आबादी के हिसाब से 33% मुसलमान हैं। इतनी कोशिश हुई, और उस वक्त वो बहुत ज़्यादा ताकत में भी होने के बावजूद, सारी कोशिशें करने के बावजूद और बेतुके किस्म से पेपर्स को रिजेक्ट करने के बावजूद, नतीजा ये निकला कि 13 लाख लोग NRC के लिस्ट से बाहर हुए थे, उसमें से 3 ही लाख मुसलमान थे। हालांकि उनका ये सोचना था कि शायद ये सारे के सारे मुसलमान हो जाएंगे, एक आध कोई और गैर मुस्लिम होगा तो उसको हम अंदर कर लेंगे। तो ये नाकाम हो गए। तकरीबन 9 से 10 लाख के दरमियान गैर मुस्लिम बाहर हो गए। अगर ताकत के ज़ोर पर कानून को बाईपास करके, छोड़ करके, उसको दबा करके बाहर कर सकते तो ये आसाम में कर सकते थे। इससे ये साबित होता है कि अगर हमारे कागजात कानून के मुताबिक हो जाएं तो ये पूरी ताकत के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकते। कानून के दायरे में हमारे कागज़ होंगे अगर, तो ये कुछ नहीं कर सकते। ये जो खौफ पैदा किया जा रहा है, बाज़ बातें बहुत ज़्यादा चला दी गई जिसकी वजह से बहुत एक नाउमीदी की कैफियत हो गई कि कितनी भी मजबूत कागज़ रख लोगे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमारे पास इतने मजबूत कागजात होने के बावजूद बाबरी मस्जिद का क्या हुआ? तो एक अलग चीज़, एक अलग मसला है, उसके ऊपर बात हम नहीं करना चाहेंगे कि वो किस वजह से हुआ। लेकिन जहाँ तक NRC का मसला है, कागजात की बुनियाद पर इन्होंने एक ट्रायल देकर हमको बता दिया और हम भी समझ गए, नंगी आंखों से हमने देख लिया कि ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते अगर हमारा कागज़ कानून के दायरे में हो। एक बात। दूसरी बात, कानून के दायरे में होना बहुत आसान है, ये भी बहुत अहम बात समझने की है। इसको भी लोगों ने बता दिया कि मुश्किल है। क्या जुमला इस्तेमाल किया
आपके पास पासपोर्ट है तो भी आप सिटीजनशिप है ज़रूरी नहीं है, आप बाहर हो जाओगे। आपके पास आधार कार्ड है तो भी बाहर हो जाओगे। आपके पास वोटर आईडी है तो भी बाहर हो जाओगे। आपके पास ज़मीन के कागज़ हैं तो भी बाहर हो जाओगे। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो भी बाहर हो जाओगे। आपके पास 5-10 कागज़ भी आपके पास रखे हुए हों तो भी आप बाहर हो जाओगे। जाके देख लो, आसाम में सब लोग बाहर हैं कागजात के बावजूद। अब लोग परेशान हो गए, बोले अंदर कैसे होंगे? बोले जिसकी मर्ज़ी अंदर, जिसकी मर्ज़ी बाहर, ऐसे होने वाला है क्या? अब ये खौफ पैदा किया गया। हालांकि ये आधा सच बोला गया, आधा सच बोला गया, और उसकी वजह से एक हाइप क्रिएट हुआ। और फिर एक बड़े मजमे ने ये बात भी फैलाना शुरू किया कि तुम कितने भी कागज़ बना लो, ये तुमको बाहर करके छोड़ेंगे। ये समझाया गया। ऐसा नहीं है, कागज़ात बहुत सिंपल है। पहले मरहले में जो एनआरसी हुई आसाम के अंदर, उसमें 50% आबादी एनआरसी के बाहर हो गई थी। यानी 3 करोड़ 33 लाख के आसपास कुछ आबादी है वहाँ की, उसमें से 1.25 करोड़ की आबादी बाहर थी। 1.25 करोड़ के से ज़्यादा की आबादी बाहर थी। यानी समझो मोहल्ले के अंदर आधे लोग उधर हैं, आधे लोग इधर हैं, इस दर्जे हो गया था। और बड़े बड़े ऑफिसर्स और एमपीज़ और एमएलएज और सब बाहर, बड़े बड़े नाम बाहर थे। हालांकि कागज़ सारे मौजूद थे उनके पास, इतने कागज़ मौजूद थे कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और अभी भी बहुत से लोग ऐसे बाहर हैं जिनके पास कागज़ों का पूरा बंडल है। मसला ये है कि कागज़ गवर्नमेंट को चाहिए एक, वो किस तरतीब से होना चाहिए वो हम समझा देंगे। यहाँ पे मुश्किल से कागज़ गवर्नमेंट को चाहिए 2, मैक्सिमम चाहिए 3, वो हम बता देंगे कैसे होगा। और उसको बनाना भी बहुत आसान है। बनाने के तरीक़ों में गलतियाँ हुई हैं। बनाने में एक प्रोसीजर होता है कागज़ बनाने का, उसके कई तरीक़े होते हैं। उस तरीक़े में कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं तो वो कैंसिल हो जाता है। कभी सिंक्रोनाइजेशन की मिस्टेक हो जाती है, वो भी बताऊँगा इसका मतलब क्या होता है, उसकी वजह से पेपर रिजेक्ट हो जाता है। तो ये पेपर रिजेक्शन उन लोगों का जो हुआ, उससे अल्हम्दुलिल्लाह एक बात समझ में आ गई कि किस बुनियाद पे पेपर रिजेक्ट होता है, किस बुनियाद पर उसको कबूल किया जाता है, और कानून इम्प्लीमेंट करने का क्या बुनियादी तरीक़ा होता है। दूसरी बात, आसाम की एनआरसी हमारे मुल्क के एनआरसी से बहुत मुख्तलिफ है। आसाम में जो एनआरसी हुई है वो इस बुनियाद पर नहीं हुई है कि कौन इंडियन है कौन नहीं है, वो इस बुनियाद पर हुई है कि कौन कौन बांग्लादेशी है और कौन कौन इंडियन है, आसामी है, कौन आसामी है और कौन बांग्लादेशी है, इस बुनियाद पर हुई है। बांग्लादेश कब बना था? बांग्लादेश कब बना था? 71 में। तो उनको 71 के कागजात दिखाने थे, 71 के पहले के, कि हम यहाँ पर रहते हैं। और हम लोगों के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको इंडियन साबित करना है। तो अब इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी बात, एक और चीज़ जोड़ दी गई है इसके साथ में, CAA, जिसकी वजह से खौफ बनाया जा रहा है कि CAA जो है उसके ज़रिए से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। CAA के अंदर मुसलमानों के लफ्ज़ का इस्तेमाल भी नहीं हुआ है, उससे क्या नुकसान पहुंचाएंगे, ये खौफ बनाने के लिए इसको भी इस्तेमाल किया गया। इसीलिए इसको इतने सालों तक, एक बात समझने की ये है कि किसी कानून को जिससे ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और गैरों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, इसको इतना लंबा खींचते खांचते पास करने की क्या ज़रूरत थी? तो चंद महीने के अंदर ये लोग मामले को बिगाड़ के ख़त्म कर देते। इतना लंबा खींचने का मकसूद ये था कि ये चाह रहे थे कि लंबा खींचे और एक पैनिक क्रिएट हो, उसकी वजह से कुछ पॉलिटिकल एंगल मिले, कुछ माइलेज मिले, उसके बाद एक इलेक्शन गया, फिर दूसरा इलेक्शन आ रहा है, अभी तक ये लोग खींच ही रहे हैं उसको, कुछ भी उसके अंदर नहीं। ये भी हम आपको यहाँ पर समझा देंगे, ठीक है। अब हम अपनी बात को शुरू करते हैं। सिटीज़नशिप, शहरियत का हिंदुस्तान का जो कानून है वो बहुत सिंपल कानून है कि जो कोई, ये आप समझ लीजिए, ये मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आईन हिंद के अंदर जो कानून लिखा हुआ है और जो इम्प्लीमेंटेड है, जो लागू है और लागू रहेगा, उसी की बुनियाद पर एनआरसी होगी, वो है कि जो कोई हिंदुस्तान में पैदा हो जाएगा वो हिंदुस्तानी है। जो हिंदुस्तान में पैदा हो गया वो हिंदुस्तानी शहरियत का मालिक है।
पूरी दुनिया के अंदर सबसे आसान थियरी यही है कि जो पैदा हो जाए, चाहे उसके माँ बाप कोई हो, कहीं के हो, चाहे वो खुद कहीं का हो, समझ रहे हैं, चाइना का बंदा आकर के यहाँ पैदा हो गया, इंडियन है, ये लॉ था। यही लॉ अक्सर ममालिक, अच्छे ममालिक जितने हैं, अमेरिका वगैरह में तो ये है कि जॉब करने के लिए जाओ, बच्चा वहाँ पैदा हो जाए तो वो अपना बना लेते हैं उसको, उनको वहाँ की शहरियत मिल जाती है। ये कानून हमारा चला 1987 तक, 1987 तक, ठीक है। तो 1987 तक जितने लोग पैदा हुए हैं, 1987 तक जो लोग पैदा हुए हैं, इस मुल्क में पैदा हुए हैं, चाहे उनके माँ बाप कहीं के हों, वो हिंदुस्तान के हैं, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट जो है उसका सेक्शन 3 में ये बात महफूज है। ये कितनी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल है इसको समझने के लिए एक मिसाल है। मोदी के ताल्लुक़ से किसी ने RTI फाइल किया था कि मोदी अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाएं, सबका NRC करवा रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन, अपना सिटीजनशिप सर्टिफिकेट का रजिस्टर वो दिखाएं, सर्टिफिकेट दिखाएं कि आप इंडियन हैं, सर्टिफिकेट दिखाइए। तो उसका जवाब जो आया था वो मेरे पास मौजूद है, वो भी आप लोगों को भेज दिया जाएगा। ये जी उसका जवाब ये आया था कि वो सिटीजनशिप एक्ट जो है उसके सेक्शन 3 के तहत इंडियन है बाय बर्थ। ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बाय बर्थ इंडियन है। तो ऐसे आदमी को सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। सर्टिफिकेट किसको लगता है? जो बाहर से आकर अप्लाई करे कि मैं इंडियन बनना चाहता हूं, तो उनको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देती है। जो बाय बर्थ इंडियन होता है वो तो उसका हकदार है, ठीक है, बाय बर्थ। तो कितने लोग यहाँ पे 1987 के पहले के पैदा हुए हैं? हाथ पूरा उठा लीजिए ताकि आप समझने को भी समझ में आए कितने लोग हैं। मैं भी हूँ 87 के पहले। मौलाना मोहसिन साहब आप भी 87 के पहले के होंगे, बात क्या है? अच्छा, जावेद भाई, हाँ, 1 जुलाई 1987 के पहले जो पैदा हुआ है, 31 जुलाई, तो उसके ताल्लुक़ से यह है कि वो बाय बर्थ इंडियन है। मतलब उसके पास सिर्फ एक कागज़ ऐसा हो जिस पर लिखा हो डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। इंडिया में पैदा हुआ है, उसके लिए प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन होना ज़रूरी है, और 87 से पहले पैदा हुआ है, उसके लिए डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना ज़रूरी है ताकि पता चले। तो जो 31 जुलाई 1987 से पहले इंडिया में पैदा हो गया, उसको एक कागज़ चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट। नहीं है कोई बात नहीं, लिविंग सर्टिफिकेट, दैट्स ऑल। लिविंग सर्टिफिकेट, मेरा नाम उज़ैर आलम है, ये मेरा लिविंग सर्टिफिकेट है। मैं 1980 का पैदाइश हूँ, मैं बाय बर्थ इंडियन हूँ। 1980 का सर्टिफिकेट मैं दिखाऊं कि भाई ये मेरा लिविंग सर्टिफिकेट है, इस पर लिखा हुआ है उज़ैर आलम, ये मैं ही हूँ, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए है आधार कार्ड। तो कागज़ उनको एक ही चाहिए, लेकिन ये कागज़ आपका ही है, इसके लिए ये नाम मैच होना चाहिए किस नाम से? आधार कार्ड के नाम से। मसला हो गया ख़त्म, हम हो गए इंडियन, बाय बर्थ इंडियन, मतलब मोदी कैटेगरी इंडियन। अरे मतलब उनको बताने के लिए, अपने लिए नहीं, अपन तो अपने इंडियन है, लेकिन उनको अगर पूछना होगा तुम कैसे इंडियन हो, तो बोले मोदी कैटेगरी इंडियन, जैसा मोदी इंडियन है वैसे हम इंडियन है, बिल्कुल उसी कैटेगरी से, बाय बर्थ, सेक्शन 3 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। उसके बाद 1987 31 जुलाई के बाद जो पैदा हो रहा है 31 दिसंबर 2003 तक, इनके बारे में कोई मसला ऐसा नहीं है। सिर्फ इतना कहा गया है कि इनके माँ बाप में से कोई एक इंडियन होना चाहिए, माँ और बाप में से कोई एक इंडियन होना चाहिए, दूसरा कुछ भी होने दो। कुछ भी के अंदर बहुत कुछ आता है, दूसरे कंट्री का होने दो, या फिर यानी पता भी ना रहे, या फिर ये है कि इल्लीगली घुस करके आ गया है, कुछ भी होने दो, एक का चाहिए। तो उसका मतलब क्या हुआ? मिसाल के तौर पे मैं हूँ 1980 का, मेरी मिसाल ना लीजिए, मैं अपनी बहन की मिसाल दे देता हूँ। मेरी बहन 1994 की पैदाइश है, तो वो 87 के बाद है और 31 दिसंबर 2003 के पहले है। तो इस कैटेगरी के अंदर उसको चाहिए कि वो इंडियन हो जाएगी
सिर्फ उसके माँ बाप में से किसी एक को इंडियन बना देंगे तो हो जाएगी। ठीक है, तो करना क्या है, उसको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट और एक आधार सर्टिफिकेट, ताकि वो बर्थ सर्टिफिकेट उसका मालूम पड़े, तो वो तो है। बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर उनके अम्मी और अब्बू दोनों का नाम लिखा हुआ है। ध्यान यहाँ रखें भाई, ध्यान यहाँ रखिए। बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ है उनके अम्मी और अब्बू का नाम लिखा रहता है जी। किसी एक का नाम, उनके अब्बा और अम्मी का नाम, मिसाल के तौर पे उनके अब्बा का नाम, तो उनके अब्बा डेफिनेटली 87 के पहले पैदा हुए होंगे और वो बाय बर्थ इंडियन होंगे, तो उनके 2 कागज़ लगेंगे। कौन कौन से? लिविंग सर्टिफिकेट और आधार कार्ड। मैच कर गया, उनका मैच कर गया। अब इनके नाम जो यहाँ लिखा है इनके आधार कार्ड में या इनके लिविंग में, वही नाम उस बच्ची के, यानी मेरी बहन के कागज़ में, बर्थ सर्टिफिकेट में बाप का नाम सेम मिल गया। तो इसका साबित हो गया कि ये इसके अब्बा हैं, वो भी इंडियन हो गई। तो यहाँ कितने कागज़ लगे? मैक्सिमम कितने कागज़ लगे? 4। 2 अब्बा के, 2 बच्चे के, बच्चा भी इंडियन हो गया। ठीक है, अब कैटेगरी आती है उसके बाद की कि 2004 1 जनवरी 2004 से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं और अब तक जो पैदा हो रहे हैं, उनके लिए लॉ ये है कि एक उनमें से इंडियन होना चाहिए और दूसरा वाला इंडियन हो या कम से कम इल्लीगल माइग्रेंट ना हो। मतलब ये कि वो पाकिस्तानी भी हो सकता है, बांग्लादेशी भी हो सकता है, नेपाली भी हो सकता है, श्रीलंका भी हो सकता है, अफ़गानी भी हो सकता है, लेकिन वो वीज़ा लेके आया हुआ हो और जिस टाइम ये पैदा हुआ है उस टाइम वो वीज़े के साथ यहाँ पे रह रहा हो। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी की शादी पड़ोस में हो गई है तो वो परेशान है कि फिर मेरे बच्चे इंडियन कैसे होंगे। अगर आपके पास में वीज़े के साथ में बीवी मौजूद है या वीज़े के साथ में शौहर है, उससे जो बच्चा पैदा हुआ है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। हमारे माँ बाप सब इंडिया के ही हैं। तो अब 2004 के बाद जो पैदा हुआ है, 1 जनवरी 2004 के बाद जो पैदा हुआ है, उसके बारे में यूँ समझ लीजिए कि बच्चे का कागज़ चाहिए, बच्चे के बाप का कागज़ चाहिए, बच्चे की माँ का कागज़ चाहिए। ठीक है, ये तीनों इंडियन होना चाहिए, यानी तीनों की इंडिया की पैदाइश होनी चाहिए। इन सिंपल बता रहे हैं, ऐसे इंडियन होने के और बहुत से तरीक़े हैं, लेकिन वो रेयर तरीक़े हैं, इसलिए मैं एकदम आसान करके बोल रहा हूँ। पूरी कानूनी ज़बान में यहाँ बात की जाएगी तो मसला हो जाएगा। जो कैटेगरी आम है उसकी बात चल रही है। ठीक है, कि तीनों का इंडियन होना किस तरीके से, कि बाप भी इंडियन हो, माँ भी इंडियन हो और बच्चा भी यहीं की पैदाइश हो, तीनों की यहीं की पैदाइश हो। तो अब इसमें क्या होगा, मसला कहाँ आता है कि कागज़ जो है बच्चे का, बर्थ सर्टिफिकेट है, उस पर बाप का नाम लिखा है और माँ का नाम लिखा है। यही वाला नाम बाप और माँ के कागज़ में भी होना चाहिए, सेम मैच कर गया। और माँ और बाप का प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया है, वो तो इंडियन हो गए। अब बच्चे का नाम मैच कर गया तो बच्चा भी इंडियन हो गया। तो 2 कागज़ बच्चे का, यानी बर्थ और आधार, ठीक है, और 2 कागज़ माँ बाप का, तो 2 2 4 और ये 2 6, 6 कागज़ से ये बच्चा भी इंडियन हो गया। बात समझ में आ गई? अब एक कैटेगरी वो आ रही है, मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते जा रहा हूँ। असल में एक चीज़ चलाई गई, कहाँ से लाएंगे दादा का कागज़, परदादा का कागज़। ये लोग तो बाप दादा परदादा का कागज़ मांग रहे हैं। मुझे बताइए, मुझसे कोई मेरे बाप का कागज़ मांगेगा? मैं 80 का पैदाइश हूँ, मुझसे कोई मेरे बाप का कागज़ मांगेगा? तो मेरे बाप के कागज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ये सफ़ेद रीछ बैठे हुए हैं बुज़ुर्ग, आपसे आपके वालिद कोई कागज़ मांगेगा? नहीं मांगेगा। आप 87 के पहले के पैदाइश है, मेरा ख्याल है कि 55-60 की पैदाइश आपकी होगी, 71 की पैदाइश है। बताइए 71 के हैं। अब ये 71 वाले हैं, अगर ये आसाम में होते तो खतरा था कि बाहर थे कि अंदर थे। मसला क्या हुआ कि जैसे हमारे यहाँ डेट 87 के बाद बिगड़ा ना कि माँ बाप साबित करो, वहाँ पे 71 से साबित करना है कि माँ बाप साबित करो। वहाँ हमारी एक आसान समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमारी डेडलाइन जो थी वो, उनकी डेडलाइन थी 71 और हमारी डेडलाइन है 87। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो बंदा 71 में पैदा हुआ, आज उसकी उम्र कितनी होगी? आपकी पैदा उम्र कितनी है? 52 है। 52 साल की उम्र में आदमी दादा बन जाता है, मतलब 2 नस्ल नीचे आ गई। तो अगर ये आसाम में होते
तो इनके पोते को अपने दादा का कागज़ साबित करना पड़ता, लेकिन ये भी साबित नहीं होते, इनको अपने अब्बा का कागज़ लाना पड़ता। तो पोते को पर दादा का कागज़, दादा का कागज़, अब्बा का कागज़, अपना कागज़। तो अब वहाँ पे लोगों ने बताया कि बताइए, ये साहब बैठे हुए हैं, ये बाहर हैं, इनसे बोल रहे हैं बाप का कागज़ लाओ, दादा का कागज़ लाओ, परदादा का कागज़ लाओ, हम लोग कहाँ से लाएंगे? मसला समझने का ये है कि जितना ज़्यादा नीचे चेन बनती जाएगी, आप सब ध्यान इधर रखिए, बात आपसे हो रही है, वहाँ कोई मसला नहीं है, जितना चेन नीचे की तरफ जाएगी उतना ऊपर साबित करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि एक बच्चे की पैदाइश हुई 2018 में, इसके इसके बाप की पैदाइश है 1990 की, माँ की पैदाइश है 1994 की। इसको चाहिए अपने बाप का कागज़ भी और माँ का कागज़ भी। इनका मसला ये है कि ये 87 के बाद के हैं, इनको चाहिए अपने फादर का या मदर का, बराबर है। इनको कागज़ चाहिए अपने फादर का या मदर का, दोनों में से कोई एक। और जब इनका कागज़ आएगा तो एक कागज़ इनका बनेगा, यानी दो कागज़ समझिए इनका, इनमें से भी एक कागज़ आएगा तो दो कागज़ इनका। तो अब समझिए कितना हो जा रहा है कि इस बच्चे को अपने इसके दो कागज़ हो गए, कौन कौन से? बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड। इन दोनों का मैच होना ज़रूरी है, बहुत सिंपल है, आप लोग इंटरेक्ट रखिए एकदम, इन दोनों का सेम होना ज़रूरी है। यहाँ गड़बड़ होती है कि सेम नहीं होता, ठीक है, सेम होना ज़रूरी है। फिर नीचे आइए, इनके बर्थ सर्टिफिकेट में इनका नाम जैसा इनके कागज़ में है वैसा ही होना चाहिए। इनके बर्थ सर्टिफिकेट में इनका भी नाम जैसा यहाँ है वैसा यहाँ भी होना चाहिए। अच्छा, इनके कागज़ में भी दो कागज़ होंगे, आधार कार्ड और इनका लिविंग या बर्थ जो भी होगा, इन दोनों के नाम मैच होने चाहिए। यहाँ भी दोनों के नाम मैच होने चाहिए। इस सब मैच ही रहते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, उसको समझ लेंगे। अच्छा, इनको चाहिए दोनों में से किसी एक का कागज़, तो इनके कागज़ में, इनके कागज़ के अंदर जो नाम लिखा हुआ है वो मैच होना चाहिए, और इनके कागज़ में जो नाम लिखा हुआ है वो भी मैच होना चाहिए। तो इनके भी दो कागज़ होने चाहिए जो आपस में मैच होने चाहिए। तो दो कागज़ इनका, दो कागज़ इनका, 4 हो गया, दो इनका, दो इनका, 4 हो गए, 8 और 2 ये, 10 कागज़ के साथ ये इंडियन होगा, 2018 वाला। इससे भी नीचे की कैटेगरी है, वो ये है कि ये 2005 की पैदाइश है, सॉरी 2024 की पैदाइश है एक बच्चे की, बाप की पैदाइश 2005 की है और माँ की पैदाइश भी 2005 की है। अब इसको भी दो कागज़ लगेगा और इसके माँ बाप दोनों का कागज़ लगेगा। इसको भी कागज़ अपना दो लगेगा और माँ बाप दोनों का लगेगा, और इसको भी माँ बाप दोनों का ही लगेगा। मतलब माँ बाप और बच्चे तीनों एक कैटेगरी में है। कौन सी कैटेगरी है वो? 2004 के बाद वाली। तो जितने देर से पैदा होंगे उतना चेन बनेगा। तो हमको पीछे के कागज़ बहुत नहीं लाने हैं, जो नए हैं ना उनमें के कागज़ ज़्यादा लाने होंगे। यानी जितने बाद में बच्चा पैदा होगा उतना ज़्यादा हमको कागज़ मिलाने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हम ये सोचें कि बाप दादा पता नहीं कहाँ के थे, हम तो यूपी से आए थे, बिहार से आए थे, कर्नाटक से हमारे बाप दादा किसी ज़माने में आ गए थे, अब उसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मसला इसलिए ज़्यादा हो गया था आसाम में क्योंकि 71 की डेट थी। उस ज़माने में कागज़ वागज़ नहीं बनता था ज़्यादा, अंदाज़ा होगा आप लोगों को। बहुत बहुत हुआ हमारा कागज़ है, उसके आगे का कागज़ कहाँ है? नहीं है। मैं भी अगर देखूँ तो मेरे दादा के कागजात अब ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। मेरे अब्बा के कागज़ तो हैं, दादा के कागजात नहीं पता मुझे कहाँ है, होंगे गांव में जाके ढूंढना पड़ेगा। तो लोग इसलिए परेशान हो गए। यहाँ परेशानी थी 71 की वजह से, यहाँ तो 87 बिल्कुल क्लियर कर दिया। इस वक्त तक तो कागजात बनने शुरू हो गए थे, समझ रहे हैं? बहुत आसान हो गया। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है,
आसाम एक ऐसा इलाका है जो सैलाबी इलाका है, जहाँ पर सैलाब आता है तो गांव के गांव बह जाते हैं, लोग सिर्फ अपनी जान बचा करके चले आते हैं, तो हर साल उनके कागजात बह जाते हैं। फिर वहाँ पर नदियाँ ऐसी बनी हुई हैं कि एक नदी में काम कर रहे हैं, पता चला काम करते करते बांग्लादेश पहुँच गए, बांग्लादेश के लोग काम करते करते यहाँ आ गए। वो मछेरे वगैरह होते हैं, आदिवासी लोग बहुत हैं, जंगलों में रहने वाले लोग बहुत हैं जिनके पास कागजात नहीं है, इस वजह से कागजात का मसला आया। दूसरी चीज़ क्या हुई, मिसाल के तौर पे इनकी बात ले लीजिए, इन्होंने अपना कागज़ बनाया, इन्होंने अपना बनाया, इन्होंने अपना बनाया, इन्होंने अपना बनाया, इन्होंने अपना बनाया, सब ने अपने अपने कागजात बना लिए, लेकिन इनके कागज़ सब इंडियन है, कोई बाहर से नहीं आया, सबके कागज़ हैं, लेकिन इनके कागज़ में जो नाम लिखा हुआ है थोड़ा सा फ़र्क है। इनके कागज़ के अंदर जो नाम लिखा है, मतलब इनके बर्थ सर्टिफिकेट में अपने अब्बा का नाम थोड़े फ़र्क के साथ लिखा हुआ है, इनके बर्थ सर्टिफिकेट में इनके अम्मा का नाम थोड़े फ़र्क से लिखा हुआ है, इनके बर्थ सर्टिफिकेट में थोड़े फ़र्क से लिखा हुआ है, यहाँ भी थोड़ा सा फ़र्क हो गया है। ये थोड़े थोड़े फ़र्क होते हैं, इसको कहते हैं कि ये सिंक्रोनाइज़ नहीं हुआ है, सही तरीके से नाम ऐड नहीं हुआ है। अब होता क्या है कि नाम गलत था, यहाँ से नाम यहाँ चढ़ने में गलती हुई। कैसे हुआ, हॉस्पिटल भागे भागे गए, पता चला बाप तो पहुँचा नहीं, मामू पहुँच गया आमतौर से, उसको मालूम ही नहीं है कि एक्चुअल नाम उसके बहनोई का है क्या। वहाँ बच्चा पैदा हुआ तो लोगों ने कहा नाम लिखो जल्दी से, बाप का नाम लिखो, माँ का नाम लिखो, बच्चे का क्या नाम होगा, कब क्या, सब चीज़ें लिख दिया, वो चला गया, अब वो सेट हो गया। अब इसका जो कागज़ बना है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, सारी चीज़ें मौजूद है बाप के पास, लेकिन बच्चे के नाम गलत चढ़ गया। तो आप अपना कागज़ दिखाइए कि ये मेरा बच्चा है, इसका नाम गलत चढ़ा है, तो वो कागज़ देख करके सही हो जाता है। उसका प्रोसीजर है, बहुत आसान है, थोड़ा 4-6 दिन आगे पीछे जाना पड़ेगा, हो जाता है। लोग क्या करते हैं, ये मैं बता रहा हूँ गलतियाँ क्या हुई हैं आसाम में, और यहाँ भी गलतियाँ लोग कर रहे हैं, वो गलतियाँ होंगी तो फिर कुछ दिन परेशानी होगी। गज़ेट करा लेते हैं और बोलते हैं जैसा इधर नाम है वैसा यहाँ कर दो, समझ रहे हैं। तो गज़ेट का मतलब ये होता है कि आपने लिख दिया कि नाम तो ये था, कर ये दिया मैंने, वो रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास। तो अब जब वो आप कागज़ दाखिल करेंगे तो ये होगा कि भाई आपका नाम तो ये था, आपने ये क्यों चेंज कर लिया, बाप का नाम तो आपके ये था ओरिजिनली, आपने ये चेंज किया। तो जो नाम ओरिजिनली था वो आपका बाप किधर है, समझ रहे हैं। मिसाल बताता हूँ आपको, जैसे मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में मेरे अब्बा का नाम मान लीजिए फ़िरोज़ लिखा हुआ है, फ़िरोज़ अहमद, और अब्बा के कागज़ में उनका नाम लिखा हुआ है मोहम्मद फ़िरोज़। ये मिटा दीजिए पूरा, फ़िरोज़ अहमद, और मेरे कागज़ में लिखा हुआ है मोहम्मद फ़िरोज़। ये दो अलग अलग नाम है। अब फ़िरोज़ नाम था, बच्चा गया वहाँ पे, आमतौर से अम्मा के यहाँ बच्चा पैदा हो रहा है, नानी के यहाँ, तो वहाँ पे वो बोले फ़िरोज़ नाम है, पूरा नाम क्या है, तो फ़िरोज़ अहमद था, लिख दिया मोहम्मद फ़िरोज़, इतना होता है। ये दो अलग अलग नाम हो गए। बल्कि बहुत सारे मसले तो ऐसे भी हो जाते हैं, एक आदमी था उसका नाम था ज़फ़र, वहाँ पे उसने जेड को जे से बदल दिया, होता है ऐसा ना, ज़फ़र को जफरी बोलते ही हैं, ये हो गया जाफ़र, नाम बदल गया। तो कागज़ में आपने ये किया कि बीच में से गज़ेट कराया और नाम आपने जाफ़र का ज़फ़र करवा दिया या मोहम्मद फ़िरोज़ का फ़िरोज़ करवा दिया, ताकि बाप के नाम से मैच हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट के पास ये रिकॉर्ड है कि एक्चुअली आपके कागज़ में नाम किसका था, ये था, करवा आपने क्या दिया, ये, तो आपका असल बाप वही माना जाएगा जो पहले आपके नाम था। तो बदलाना कैसे है, कागज़ से कागज़ बनाना है, यानी आपके बाप का कागज़ लेके जाइए कि नाम तो मेरे बाप का ये है, यानी मेरे बेटे का नाम तो ये है, मेरा नाम ये है, मेरे बेटे का नाम ये में ये लग गया है, इसको इस कागज़ से देखकर कागज़ बदलिए। जब कागज़ से देख के कागज़ बदलेगा तो वो पक्का कागज़ होगा। और गज़ेट जो होता है वो बीच का एक समझिए बाईपास तरीका है, जिसमें रिकॉर्ड रहता है कि नाम कुछ और था, हो गया कुछ और, कि नेम चेंज का पेपर है, समझ रहे हैं, नाम चढ़ाने का पेपर नहीं है, समझ रहे हैं।
तो ये इस तरह से पेपर बनाने में गलतियाँ हुई हैं। क्या हुआ, एनआरसी होगा, कागजात मांगेंगे, बेटा तुम जाओ कागज़ बना लो, बेटा तुम भी कागज़ बना लो, तुम भी बना लो, तुम भी बना लो। सब 5 लोग घर के 5 जगह गए, 5-5 कागज़ बना के लेके आ गए, 25 पेपर घर में हो गया, मजबूत हो गए, आपस में मैच नहीं कर रहा है, इसलिए बाहर हुए। तो कितने बाहर हो गए थे? 1.25 करोड़ लोग बाहर हो गए थे। जब उनको पता चला कि ये मिस्टेक हुई है तो उनको मौका दिया गया और उसको दोबारा से उन लोगों ने कागज़ से कागज़ बनाया, मजबूत हुआ। तो कितने बाहर हुए? 13 लाख। 13 लाख में से 3 ही लाख जेन्युइन बाहर हुए। बाकी लोग जो बाहर हुए हैं वो बंगाली हिंदू थे। उनका मसला ऐसा था कि वो बांग्लादेश से ही आए थे, वो जो उस ज़माने के। अब उनका कुछ सेटिंग हो नहीं पाई क्योंकि वहाँ बहुत दिनों तक आ नहीं सके थे, बाद में आ गए, उनका एनरोलमेंट नहीं हो पाया, वो अपने मसले थे, जो भी मसले थे। बात समझ में आ गई। कागज़ बनाने में ये मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से मसला आता है। इस मसले को अगर न पैदा किया जाए तो कागज़ बहुत आसानी के साथ में सिंक्रोनाइजेशन के साथ में बन जाए। ठीक है, कागज़ असल बनाने में एक ही कागज़ की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को एक ही कागज़ चाहिए, एक कागज़ चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट अगर है मेरा या लीविंग सर्टिफिकेट है, मैं इंडियन हो गया, बस साबित करने के लिए कि ये मेरा है, आधार चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक कागज़ और है जो बहुत मजबूत कागज़ और सबसे ज़्यादा इंक्वायरी के साथ बनता है, उसका नाम है पासपोर्ट। 1500 रुपये खर्च होता है और हमारे लिए बहुत अच्छा बहाना है कि हज और उम्रा करने के लिए, तीर्थ स्थान पर जाने के लिए, यात्रा करने के लिए हमको उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसको हम मेंशन करके बनवा लें। शहर के अंदर के लोग तो बहुत आसानी के साथ पासपोर्ट बनवा सकते हैं क्योंकि पासपोर्ट एक ऐसा पेपर है जिसके ऊपर नेशनैलिटी भी बाकायदा मेंशन होती है और आइडेंटिटी के लिए भी उसमें मार्क्स मौजूद होते हैं। उसके अंदर अब्बा का नाम भी होता है, अम्मा का भी नाम होता है, बीवी का भी नाम होता है, अपना भी होता है, सरनेम भी होता है और गांव का नाम भी, सारी चीज़ें। अच्छा, उसमें प्लेस ऑफ बर्थ भी होता है, डेट ऑफ बर्थ भी होता है। मतलब जितने भी चीज़ें चाहिए होती हैं आपके क्या कहते हैं, सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए, वो सब उसमें होती हैं। लेकिन एक बात अहम है कि पासपोर्ट कैरी करने वाले आदमी के पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट या लीविंग सर्टिफिकेट नहीं है तो वो बना कहाँ से है, ये क्वेश्चन होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि पासपोर्ट डायरेक्ट नहीं बनता, उसके बेस पे बनता है। तो किस बेस पे बना है? आप इसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर रहे हैं, प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन कर रहे हैं, तो किस बेस पे मेंशन कर रहे हैं? तो वो बेस भी हमारे पास होना चाहिए। मसले यही सब हुए हैं। वो अल्लाह का शुक्र है कि एक मरतबा वहाँ एनआरसी हो गया, तो उससे समझ में आएगा क्या क्या मसले हुए हैं। मसले ये हुए हैं कि उसका बेस मौजूद नहीं है, कहीं से बन गया, उसका बेस बना लीजिए। गवर्नमेंट का भी लॉ आ चुका है कि आप 1950 वगैरह के, बल्कि उसके भी पहले के जितने भी लोग हैं, चाहे कितने भी उम्र के हैं, आप अपने कागजात जमा करा के अपने इलाके में जहाँ आप पैदा हुए थे वहाँ से आप बर्थ सर्टिफिकेट अभी भी ले सकते हैं गवर्नमेंट से। बाज़ाब्ता गवर्नमेंट उसको एनरोल करके और ऑनलाइन बना करके उसका पूरा वो देती है, बर्थ सर्टिफिकेट देती है। हर एक निकाल सकता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हर आदमी ना निकाले। जिसके पास लिविंग सर्टिफिकेट है वो बर्थ सर्टिफिकेट निकालने के लिए ना जाए, बिला वजह की मेहनत कोई ज़रूरी नहीं है। लिविंग सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पे होता है, उस पर प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ दोनों मेंशन होता है। किसी किसी लिविंग सर्टिफिकेट पे नेशनैलिटी भी मेंशन होती है और बाप माँ का भी नाम होता है। बाप का तो होता ही है, माँ का भी अब मेंशन होने लगा है। बात समझ में आ गई? तो ये कागज़ हमारा इस तरीके से जुड़ गया। अगर एक पासपोर्ट भी बन जाता है, 1500 रुपये खर्चा होता है, तो बहुत पक्का कागज़ हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि शहर के लोग तो, बल्कि हमारे जो बड़े हैं जिनसे हम सीख कर काम कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि बेटा इस बात की कोशिश करो कि अड़ोस पड़ोस में अगर कोई 1500 रुपये पे ना कर सकता हो, तुम पे कर दो। अभी मदद कर सकते हो, बाद में मदद नहीं कर पाओगे, लेकिन पासपोर्ट बनवा लो। जो लोग करवा सकते हैं, जो नहीं करवा सकते हैं, गांव के अंदर रहते हैं, जिनको आप फ़ोन करके बोल रहे हो कि ये कर लो, तो वो बुनियादी तौर पर सिर्फ इतना काम कर ले जितना मैंने बताया कि या तो बर्थ सर्टिफिकेट हो या लीविंग हो और साथ में एक आधार कार्ड कनेक्ट हो गया। हम कर लें कि एक साथ में पासपोर्ट भी कनेक्ट कर लें। अब ये जो बात कही जा रही है कि किसी के पास में अगर पासपोर्ट हुआ या आधार कार्ड हुआ तो भी वो इंडियन नहीं होगा, इसमें कोई इश्काल रह गया क्या? आप भी इस बात को कह सकते हैं कि पासपोर्ट हो तो ज़रूरी नहीं है कि इंडियन हो। रीज़न 1990 की पैदाइश है, उसके पास पासपोर्ट भी है, आधार कार्ड भी है, बर्थ सर्टिफिकेट भी है, लिविंग सर्टिफिकेट भी है, वो इंडियन होगा क्या? तब तक वो नहीं होगा जब तक कि उसके अब्बा भी उसके कागज़ से साबित
नहीं हो जाए। तो इतनी बात नहीं कही गई। टीवी के ऊपर क्या चल रहा है, एक हजरत कह रहे हैं, एक वो टकला जो है, कि तुम्हारे पास आधार कार्ड होगा तो भी तुम इंडियन हो ज़रूरी नहीं, पासपोर्ट हो इंडियन हो ज़रूरी नहीं, इलेक्शन आईडी हो नहीं ज़रूरी नहीं, तुम इंडियन नहीं हो सकते। अब हम परेशान के होंगे कैसे फिर? तो मैं भी ये बोल सकता हूँ कि हाँ वाकई वो 87 के बाद क्या होगा तो कैसे होंगे, उसको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा अपने अब्बा के कागज़ से। अच्छा ये भी मैं कह सकता हूँ कि उसके अब्बा के कागज़ से सिंक्रोनाइज होकर के भी इंडियन नहीं होगा, अम्मा के कागज़ से भी करना पड़ेगा अगर वो 2004 के बाद का है, फिर भी नहीं होगा। नाना के कागज़ से मैच करना पड़ेगा अगर उसके माँ जो है वो 2005 के बाद 4 के बाद की है और वो खुद पैदा हुआ है 24 में। तो अब इश्यूज़ को बिगाड़ करके परेशान कर देने वाली बातें तो अलग हैं, लेकिन इस तरह से सिंक्रोनाइज अगर हो जाए तो एक कागज़ भी सिंक्रोनाइज हो रहा है तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, एक और काम, मेरे सारे कागज़ मैच हो जाएंगे, इसकी भी फिक्र मत कीजिए। आपका एक कागज़ भी मैच अगर हो रहा है तो आपका मसला हल हो जाएगा। बुनियादी लेकिन मैच होना चाहिए। कौन सा? बर्थ या लीविंग से कोई एक कागज़ ऊपर का, जैसे आधार मैच हो जाए काफ़ी है। पासपोर्ट अगर बन गया, मैच हो गया तो मसला ही ख़त्म हो गया। अब जिसके पहले से बने हुए हैं और उसमें मिस मैचिंग है तो उसको गज़ट करा के सही मत कीजिए, उसको पेपर वर्क करके सही कीजिए। पेपर दिखाइए कि पेपर में तो ये है, नीचे में ऊपर में ये गड़बड़ हो गई है, तो नीचे के पेपर से ऊपर के पेपर बनाइए। एक आदमी ने तो यहाँ तक किया, बोले मैच ही करना है ना, ऊपर के पेपर से नीचे का पेपर बना दिया उसने। यानी मेरा आधार के अंदर मेरा नाम मोहम्मद फिरोज़ था और बर्थ सर्टिफिकेट में फिरोज़ अहमद लिखा हुआ था, तो उसने इसके अंदर मोहम्मद फिरोज़ करवा दिया। बोला भाई इसको क्यों चेंज करवाया? बुनियाद सही नहीं करते हैं। यानी नीचे एक पिलर पड़ा हुआ है, ऊपर का पिलर जो है वो अंदर आ गया, तो अपने बोला यार ये तो पिलर अंदर आ गया, एक काम करते हैं इसको भी खसका के अंदर। ऐसे करते हैं क्या? ऊपर का पिलर को नीचे के पिलर के ऊपर रखा जाता है। समझ में आ रही बात? इमारत ही गिर जाएगी अगर आप नीचे के पिलर को खसकाने जाएंगे तो इसी तरीके से बेस को नहीं बदलना है। ये गलतियां कर रहे हैं लोग, ये बता रहा हूँ कि क्या गलतियां कर रहे हैं। होता क्या है, आप जाएंगे कागज़ बनवाने के लिए माहिर तरीन डॉक्यूमेंट बनाने वाले के पास, वो आपको आसान वाला तरीका बता देगा, क्योंकि उसको करना है। आप बोलोगे मुझे ये मैच कराना है, तो वो ऊपर का आसान हुआ तो ऊपर का, नीचे का आसान हुआ तो नीचे का, जो आसान होगा वो करके आपको दे देगा। उसमें सबसे आसान उसको लगता है गज़ट करा लो। जब जाके आप बोलोगे तो क्या, गज़ट करा लो। गज़ट तो गवर्नमेंट में आप प्रूफ दे रहे हो कि था ये है, ये उनके पास रिकॉर्ड दे रहे हैं आप। ये बहुत बड़ा मसला पैदा हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से पेपर को सिंक्रोनाइज़ कर लेना है। सिंक्रोनाइजेशन के लिए गवर्नमेंट के पास में अभी लिविंग सर्टिफिकेट के अंदर भी चेंजेस करने के लॉ मौजूद हैं, लोगों को पता नहीं है। उसके भी कागज़ हम आपको कोशिश करेंगे कि दे दें, हमारे पास मौजूद है। मौलाना मोहसिन साहब के पास मैं कागजात भेज दूंगा। डेट्स के जो सारी चीज़ें हैं, किस डेट का क्या मसला है, उसके लिए भी कागज़ मैं मौलाना मोहसिन साहब के पास दे दूंगा। जिसको चाहिए वो इनसे हासिल कर लेगा, ठीक है। इन सब चीज़ों के बाद से NRC के अंदर सिटीजनशिप हासिल करने के लिए किसी किस्म की कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। दिमाग के अंदर शक व शुबा जो आ जाता है CAA को लेकर के, CAA जो है वो किसी भी तरीके से मुसलमानों का कोई इसके अंदर नाम मौजूद नहीं है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो आदमी अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आया है, जिसके अंदर हिंदू, सिख, बौद्ध, पता नहीं वो क्या कहते हैं, और भी सब धर्म के लोग, बहुत सारे जैन वैन, ये सब नाम लिखे हुए हैं उसके अंदर, मुसलमान के अलावा सबके नाम लिखे हैं। वो अगर आया है और वो वहाँ से प्रताड़ित है, यानी परेशान किया हुआ है रिलीजन की वजह से, तो उसको हम यहाँ पे सिटीजनशिप दे देंगे। तो अब मुझे एक बात बताइए, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से मुसलमान प्रताड़ित क्यों आएगा? कंट्री 3 ही है, अगर और 4-8 कंट्री मिला देता, ये बोल देता कि दुनिया के किसी कोने से प्रताड़ित आओगे तो हम देंगे, तो हम बोलते कि भैया हमको मुसलमानों को भी दो। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से कोई क्यों आएगा? पर वो भी प्रताड़ित नहीं आएगा। असल में ये कानून जो बना है वो बना हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है बुद्ध को मिलेगा। कहाँ से आया हुआ? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा बुद्ध कहाँ से आए हैं इंडिया में। दलाई लामा के साथ में कहाँ से आए हैं? तिब्बत से आए हैं। तिब्बत पहले इंडिया का पार्ट था। असल में ये बुद्ध के खिलाफ है। ये बोलेंगे कि आप ना अफ़गानिस्तान से आए हो, ना बांग्लादेश से, ना पाकिस्तान से, आप तिब्बत से आओ, बाहर जाओ। CA NRC में तो अंदर होंगे नहीं वो,
सीए से भी बाहर हो जाएंगे। समझ रहे हैं? असल में ये कानून तमिल के खिलाफ है। समझ रहे हैं? श्रीलंका से तमिल आए हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ है कानून ये, कि तमिल जो है, तमिल टाइगर्स, ये लोग वहाँ पे प्रताड़ित हैं श्रीलंका में। वो आके कहाँ बसे हुए हैं? तमिलनाडु में। इस कानून में वो ना एनआरसी में आ पाएंगे और सीए से भी उनको बाहर कर दिया है। कई ऐसी कौमें हैं। अच्छा, दूसरी बात, हमको तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी मेहनतें मुसलसल हो रही हैं समझाने की, गांव-गांव के लेवल पर एक कागज़ बना लीजिए। अच्छा, मुसलमान किसी भी कीमत पे मुसलमान चाहता है कि कैसा भी मुसलमान हो, चाहे हमारे यहाँ काम कर रहा हो, लेबर कैटेगरी हो, कैसा भी हो, मेरा दिल चाहता है कि उसका कागज़ बन जाए, वो कहीं बाहर ना जाए, वो परेशान ना हो, वो उसको तकलीफ़ ना हो। उसकी मेहनत हो रही है, उसकी कोशिश हो रही है, उनके बीच बीच में जा करके उनको समझाया जा रहा है। एनआरसी में जो लोग बाहर जाएंगे ना, उनके कागजात की मिस्टेक की वजह से जाएंगे। ये कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं इसके अंदर। पढ़े लिखे लोग तो क्या करेंगे? सही करा लेंगे। जैसे हम बैठ के बात कर रहे हैं और आपकी मदद से और बहुत से लोगों का सही हो जाएगा। लेकिन जो कम समझदार, कम समझ के लोग होंगे, जिनके पास अप्रोच नहीं होगा, उनका नहीं बन पाएगा, मैच नहीं हो पाएगा। जब मैच नहीं हो पाएगा, अच्छा एक बात बीच में आप लोगों को बता दूं, हमारा सर्वे बहुत नहीं, क्या कहते हैं, कायदे का एक सर्वे हमने किया था, एकदम ही पढ़े लिखे कामयाब सोसाइटीज़ का, और एकदम ही निचली सतह के, जिसके अंदर बिल्कुल यानी अनपढ़ लोगों का जो एक इलाका हम लोगों के यहाँ है, वहाँ दोनों इलाकों में कागजात का परसेंटेज ख़राब होने का सेम था, मिसमैच दोनों इलाकों में सेम था। मतलब ऐसा नहीं था कि कम पढ़े लिखों का ज़्यादा मिसमैच था, पढ़े लिखों का कम मिसमैच था। इसलिए कि पढ़ा लिखा खड़े होकर खुद नहीं बना रहा है, वो बना रहा है क्लर्क, बिगाड़ इनका भी रहा है, बिगाड़ उनका भी रहा है। गलती कर रहा है गवर्नमेंट का ऑफिसर, यहाँ भी कर रहा है, वहाँ भी कर रहा है, लेकिन ये सही करा लेंगे, ये सही नहीं करा पाएंगे। तो आम तौर से एससी, एसटी, एनटी, ओबीसी, इस कैटेगरी के जो लोग हैं, ये ज़्यादातर तो गैर मुस्लिमों में ही है। मुसलमानों में तो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, मुसलमानों में भी एससी, एसटी, एनटी होते हैं, वो किसी भी कैटेगरी का हो, लेकिन मुसलमान उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपने दायरे में लेकर उनके पेपर वगैरह बनवाने की मेहनत कर रहा है। उनके यहाँ ये नहीं है। उनके यहाँ ये होगा कि एससी, एसटी, एनटी कैटेगरी के, आदिवासी कैटेगरी के जितने लोग हैं, इनके कागज़ मिसमैच होंगे। इनके 52% रिजर्वेशन है जॉब में भी और एडमिशन्स वगैरह में भी। एमबीबीएस के एडमिशन और दूसरे एडमिशन्स के अंदर 52% का रिजर्वेशन है, 52% का, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि एक बंदे का जो बिल्कुल नहीं पढ़ता था, उसका एमबीबीएस में एडमिशन हो रहा है। उसके बगल का जो टॉपर था ब्राह्मण पांडे जी, उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। उसका दुख है उनको। तो हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं तो हम लोग को मालूम पड़ता है कि वो कितने दुख से बोलते हैं कि ये रिजर्वेशन वाले आकर के हमारी सत्यानाशी करके रखे हुए हैं। ये 52% रिजर्वेशन ख़त्म करने की बात भी आई थी बीच में कि हो गया, आप ख़त्म करना चाहिए, लेकिन ख़त्म कर नहीं पा रहे हैं। होगा ये कि एससी, एसटी, एनटी के जो लोग होंगे वो होंगे एनआरसी के बाहर मिसमैच होने की वजह से। तो उनको कहा जाएगा आप परेशान मत हो, कंटिन्यूअस कहा जा रहा है कि परेशान मत हो, सीए हमने ला दिया है। समझ रहे हैं? तो वो बिल्कुल मुतमईन है कि हमारे कागज़ कितने भी मिसमैच हो तो कोई फ़र्क पढ़ना ही नहीं है। हमारे पास में एक लॉ मौजूद है, सीए के थ्रू हम अंदर आएंगे। लेकिन सीए का जो लॉ है वो दो बातें कहता है। पहली बात ये कहता है कि आप ये बताइए कि आप माइग्रेंट हैं, यानी बाहर से आए हुए हैं, आप इंडियन हैं ही नहीं, बाहर से आए हुए हैं। तो ये इनको पहले लिख कर देना होगा डिक्लेरेशन कि हम बाहर से आए हुए हैं। जैसे और दूसरा डिक्लेरेशन ये दूसरी बात ये रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी कि हम इंडियन होना चाहते हैं। ये दोनों मिला करके इनको सीए दिया जाएगा, इसके थ्रू इंडियन होंगे ये। उनके कागज़ में ये मेंशन होगा कि ये सीए के थ्रू इंडियन हुए हैं। समझ रहे हैं? और एनआरसी में जो अंदर आ जाएगा वो प्योर इंडियन होगा, सीए बेस्ड इंडियन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो ये मेंशन कर देंगे कि हम बाहर से आए हुए हैं, तो वो जो कैटेगरी जिसके थ्रू वो लोग रिजर्वेशन हासिल कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक कंप्लीट कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि वो इंडियन तो है नहीं। तो वो जो रिजर्व कैटेगरी से निकल के बाहर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बाहर के लोग, और फिर दूसरे कागज़ से अंदर आएंगे सीए के थ्रू। जैसे ही वो दोबारा अंदर आएंगे, बाहर गए तो सब सारी फैसिलिटीज़ गई, गवर्नमेंट जॉब गई,
ज़मीनें जो आदिवासियों के नाम पे हैं, आप लोगों को पता होगा, वो नॉन आदिवासी नहीं खरीद सकता, वो उनकी अपनी होती है, वो ख़ानदान में ही चलती है, वो ख़त्म हो जाएगी। इनके लोअर कैटेगरी के जितने लोगों को जो फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं रिजर्वेशन की वजह से, वो ख़त्म हो जाएंगी। और फिर दोबारा से जब इंडियन होंगे तो अब ये होंगे ओपन कैटेगरी के, अब ये कंपटीशन से आ ही नहीं पाएंगे, राज हो जाएगा ब्राह्मण्स का। तो सीए बहुत बड़ा गेम है, इसमें हमारा नाम नहीं है, कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छी बात है, इसको लेके घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ऐसे कोई लेना देना है भी नहीं। इससे भी ज़्यादा कुछ बातें सीए के लिए हैं जो बताना बहुत ज़रूरी नहीं है। आपको ये समझाने के लिए मैंने चंद बातें कह दी कि सीए को लेकर के जो हाइप क्रिएट किया जा रहा है। अब एक मसला यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि सीए से आसानी के साथ उनको कम से कम सिटीजनशिप तो मिल रही है, और हमको वो जान जान कर एनआरसी से काट देंगे। ये मसला ऐसा है ना, ये फितने की चीज़ ऐसी होती है ना कि कितना भी समझा दो फिर दिमाग में घुस जाती है। मैं पीछे पलटा के लेके जाता हूँ, आपको मैंने बताया कि पूरी क़ुव्वतें उनके साथ थी, सेंटर में हुकूमत, स्टेट में हुकूमत, राष्ट्रपति, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, सारे महकमे, पुलिस ऑफिसर्स, लाइजन ऑफिसर्स, जितने बैठे हुए नीचे तक जितने थे सारे उनके थे, पूरी कोशिश किया। तो एक झांकी तो हमारे सामने आ गई कि हासिल कुछ नहीं हुआ, जबकि तैयारी किसी के पास नहीं थी, पता कुछ नहीं था कि होना क्या है। अब सबको पता है कि क्या होना है, तैयारी सारे कर रहे हैं। तो आपको कोई डाउट रह गया है कि एनआरसी से कोई इशू होने वाला है? कागजात नहीं बनाने की एक मुहिम चलाई गई थी कि हम कागज़ नहीं बनाएंगे, हम कागज़ नहीं बताएंगे। अल्लाह का शुक्र है वो कैफियत ख़त्म हो गई। अब सब लोगों को समझ में आ गया कि बनाना तो है। अच्छा, ये कोई जुल्म की चीज़ भी नहीं है। ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर कोई आदमी किसी भी नाम से रह रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं, कोई कागज़ नहीं। आप चले तो जाओ थोड़ा सा बाहर, अमेरिका, लंदन, क्या आप वहाँ चले जाइए, ईरान चले जाइए, आप सऊदी इराक़ चले जाइए, इजिप्ट चले जाइए, हर एक का कागज़ है। बाहर का है तो उसका बाहर का कागज़ है, अंदर का है तो उसका अंदर का कागज़ है। वो एक कोड, एक नंबर होता है। आपके पास कार्ड नहीं, मत रहने दो, आप कोड बोल दो, वो पुट करेगा, देख लेगा कि आप ही, छोड़ देगा आपको। इंडिया में ही ऐसा है, मान लो मैं ही पुलिस वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि इनको पकड़ के पूछूं कि इंडियन है कि नहीं, मेरे पास कोई सोर्स ही नहीं है कि मैं साबित कर सकूँ कि इंडियन है कि नहीं है इंडियन। ये तो मतलब अगर मेरे हाथ में हुकूमत हो तो मैं कहूँ भाई डेंजरस है ये, कोई कहीं से भी आके कुछ भी करेगा, हमको पता कैसे चलेगा? आपको ही अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना दूँ तो आपको बोले मैं कैसे करूँगा मैनेजमेंट? तो ये एक मैनेजमेंट का बहुत बुनियादी ज़रूरत है, और ये 1951 का रूल है। अब तक उसको लागू नहीं कर पाए इसलिए कि बहुत से पैसे इसमें लगते हैं। अभी भी ये लागू करने की अहलियत में नहीं है। मैं बता दूं आपको, ये चाहे जितनी जल्दी कह दें, ये 5, 7 साल, 10 साल से पहले कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन हम अपनी तैयारी दुश्मन के ख़तरनाकियों के हिसाब से रखें कि 4 से 5 महीने के अंदर हमारे कागज़ बन जाने चाहिए। समझ में आ गई बात? कागज़ के बनाने में तरीक़ा कैसा होगा, इसको समझने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। मैं कर देता हूँ। इसका चार्ट मैंने बहुत आसानी के साथ बना दिया था और मैं लिखा हुआ इनके पास दे भी दूंगा। अब यहाँ पर एक कैटेगरी है इंडियन की, रेजिडेंट वाली। 1950 से पहले एक डेट है 1950 की, उससे पहले का जो आदमी जिसकी पैदाइश है, उसको सिर्फ ये साबित करना है कि मैं हिंदुस्तान में रहता था। मतलब अगर उसने अपना ये कागज़ दिखा दिया कि देखो ये मैं किराए पे था, आजमगढ़ में किराए पे रहता था, अमरावती में किराए पे रहता था, 1950 के पहले का पेपर है, वो इंडियन है। इतना आसान लॉ है सिटीजनशिप का। 1950 के बाद जो पैदा हुआ है, दूसरी कैटेगरी बाय बर्थ, जो पैदा हो गया इंडिया के अंदर, तो 1950 से 1987, एक पर्टिकुलर डेट है जो मैंने आपको मेंशन करके बुक में दे दूंगा, 31 जुलाई तक, तो 1987 तक ये बाय बर्थ इंडियन हो गया। इसको भी एक कागज़ चाहिए, इसको भी एक कागज़ चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है कि उस कागज़ का इसके साथ मैच करने के लिए दूसरा कागज़ आपको चाहिए, आधार कार्ड। समझ रहे हैं? उसका बदल और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आधार कार्ड रहे तो बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर सब वो बायोमेट्रिक सारे लिए हुए हैं। अच्छा, इसके आगे है सेल्फ का कागज़ होना चाहिए, प्लस फादर या मदर का होना चाहिए, है ना। 1987 से
2003 तक, उसके बाद है 2004 से नाउ अब तक। ये क्या है? सेल्फ प्लस फादर प्लस मदर। ये इतना ही चार्ट है, इतना ही में सिंक्रोनाइजेशन है। अब मसला ये है कि अगर फादर यहाँ से होगा तो चेन यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनेगी, और फादर अगर यहाँ का हुआ तो बहुत आसान है, समझ रहे हैं? बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मेरे बच्चों के लिए ये आसानी है कि वो अपने दादा को साबित नहीं करना है उनको। मैं 80 की पैदाइश, 87 के पहले जो पैदा हो गया उनके बच्चों को अपने दादा साबित नहीं करने, लेकिन 87 के बाद जो पैदा हुआ उनके बच्चों को अपना दादा भी साबित करना होगा। तो ये बहुत सिंपल सी कैटेगरी है, बहुत आसानी के साथ में इसके अंदर आप साबित कर सकते हैं। कोई इसमें डाउट है? कोई इसमें नहीं समझ में आ रही है? 1987 के बाद कोई पैदा हुआ है और उसके पेरेंट्स इंतकाल हो चुके हैं, तो फिर उनके डॉक्यूमेंट ना हो तो फिर क्या करें? डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। ये कोई सॉल्यूशन है ही नहीं कि डॉक्यूमेंट्स ना हो, डॉक्यूमेंट का होना तो ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि एक वाक़या वहाँ पे हुआ था आसाम के अंदर। डेथ सर्टिफिकेट जो है ना, उसके ऊपर प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होती है। ऐसी सूरत में क्या करें? ऐसी सूरत में आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ के जो भी कागजात, जैसे वो होते हैं ना, वो रहवासी वगैरह का जो होता है वहाँ का, वहाँ से आप वहाँ के उनके पेपर निकाल सकते हैं गवर्नमेंट से। ये यहाँ रहते थे, ये फला फला है, तो इनका बर्थ सर्टिफिकेट निकाल दो, ज़रूरत है कागजात बनाने के लिए। तो उस तरह से आपको कागज़ निकालने पड़ेंगे। माँ बाप कोई ऐसे होते हैं जो पढ़े ही नहीं होते हैं, कॉलेज स्कूल गए ही नहीं, तो उनका लिविंग सर्टिफिकेट बनेगा कैसे? तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा, पुराने कागजात निकल जाएंगे। राशन कार्ड के रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं, किसी न किसी तरीके से रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं? अगर आप ये कह दें कि हमारे फला फला चले गए दुनिया से, उनके कागजात बह गए, ये सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे बहुत से केसेस हुए थे जी। राशन कार्ड के ज़रिए से पेपर बनेगा, यानी उनका बर्थ सर्टिफिकेट निकाला जाएगा कि ये यहाँ के राशन कार्ड होल्डर हैं और वो यहीं से सब कुछ लिया करते थे, यहीं की पैदाइश है। जैसे वो गांव में कुछ वो क्या ख़ानदान के नाम का जो एक वो होता है, खतौनी बोलते हैं, हाँ क्या होता है वो, नाम लिखे होते हैं, वो तहसीलदार के पास होता है। उसमें से भी अगर आपने अपना नाम निकाल लिया तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात? उसका एक प्रोसेस है, वो लेकर ना आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट में आपको केस करना पड़ता है कि ये मेरे है पेरेंट्स है और इनका मुझे बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है, कोर्ट ऑर्डर देता है नगर पालिका को। हाँ अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी बात सुन लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। दे दीजिए मुझे। ये एनआरसी होगी कैसे, ये भी सुन लीजिए। आसाम में डायरेक्ट लोग आए, बोले एनआरसी करना है, काउंटर लगा लिए, पेपर लाओ। ऐसी एनआरसी इंडिया में नहीं होने वाली है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लिखा हुआ है। आसाम एक बहुत ही अलग मसला था, मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता हूँ कि क्या मसला था, बहुत मसले थे। 1948 से जब से मुल्क आज़ाद हुआ है तब से वहाँ मसाइल चल रहे हैं। वहाँ पे बोडो और उल्फा और पता नहीं कौन कौन सी तंजीमें, दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो क्या क्या नाटक चल रहा है वहाँ पे, बहुत कुछ है। बहुत सारे मसाइल थे जो वहाँ पे एनआरसी करना पड़ गया। सिर्फ मुस्लिम हिंदू लेकर के नहीं था, सिर्फ बांग्लादेश लेकर के नहीं था, बहुत इश्यूज़ थे, इसलिए उनको करना पड़ गया। हमारे यहाँ इस तरीके से एनआरसी नहीं होनी है। एनआरसी कैसे होगी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कैसे होगी। एक होता है एनपीआर, हमको फिक्र है एनआरसी की, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, कौन कौन शहरी हमारा है, और ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, कौन कौन यहाँ रह रहा है। तो यहाँ पे इंडियन भी रहते हैं और नॉन इंडियन भी रहते हैं इंडिया में। तो ये जो लिस्ट बनेगी इसके अंदर इंडियन प्लस नॉन इंडियन भी होंगे, ये लिस्ट बनेगी। पहले एनपीआर होगा, पहले एनआरसी नहीं होगा। एनआरसी ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। अब मैं अपनी बात के बहुत अहम लेवल पे आया हूँ। मैंने आप लोगों को समझने वाली जो गहरी बातें थी वो पहले बता दी कि आपको करना क्या है। अब आपको करने वाली बात तो कह दिया मैंने, समझने वाली बात भी समझ लीजिए।
एनआरसी नहीं होनी है। एनआरसी तो ऑटोमेटिक हो जाएगी बाद में, वो ऑन कंप्यूटर के एक क्लिक पर हो जाएगी एनआरसी। असल होना है एनपीआर। एनपीआर में क्या होता है, ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जब सेंसस वाले आते हैं, जनगणना वाले, वो अपने साथ में एक बड़ा रजिस्टर लेकर के आएंगे जिसके अंदर 14 सवालात अब तक के हैं। गवर्नमेंट अपने तरीके से हर एनपीआर के सवालात एक आध दो आगे पीछे कर सकती है, वो सवालात करेंगे। वो जो फॉर्म होगा ना, उस फॉर्म को हमने गवर्नमेंट से हासिल किया था और उनका पूरा मैनुअल, पूरा बुकलेट हासिल किया था, जिसको देकर समझाया जाएगा। होगा क्या, क्लर्क होते हैं, टीचर्स होते हैं, इन सब लोगों को जमा करेगी गवर्नमेंट, और उन्हीं में का कोई एक समझदार आदमी होगा जो उनको समझाएगा। वो समझ करके आएगा और उनके ऊपर के आईएएस वगैरह ऑफिसर से, और फिर वो समझाएगा अपने हर जोन के टीचर और क्लर्क वगैरह को बिठाकर कि आपको जाके कैसे करना है एनपीआर। ठीक है, उसका मैनुअल है पूरा और उसके 14 सवालात की बुकलेट है। आप लोगों ने वो देखा है जो बच्चे एंट्रेंस टेस्ट देते हैं गवर्नमेंट के एडमिशन के लिए, उसमें 4 सवाल होता है, 4 आंसर होते हैं, उसमें गोल गोल काला काला करना होता है। कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म होता है, उसका नाम क्या है, उसको क्या बोलते हैं, तो एक टर्म है, उसको कंप्यूटर रीड करता है। मतलब वो ये नहीं देखता है कि आपने ए सही किया है कि बी सही किया है, वो तो एक कंप्यूटर के स्कैनर में जाता है। मतलब समझिए कि अगर 1 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, 3 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है ना, शाम को 6 बजे तक पेपर का रिजल्ट बाहर आता है, क्योंकि वो सारे फॉर्म स्कैनर के थ्रू सर करके निकलते हैं और सारे रिजल्ट्स बाहर आ जाते हैं, वो कैच हो जाता है पूरा का पूरा। कंप्यूटर रीडेबल आंसर होता है वो, बारकोड वाला नहीं होता है वो कैसे, जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 4 ऑप्शन होता है, ए, बी, सी और डी। अब यहाँ पर एक निशान बना होता है, यहाँ एक निशान गोल, ऐसा ये गोल, आपने इसको काला कर दिया, समझ रहे हैं? तो कंप्यूटर पे जैसे इसकी नज़र पड़ती है, काले को पकड़ लेगा, तुमने सी आंसर किया हुआ है। ऐसे वो पूरा सिस्टम होता है नीट में। लेकिन इसी तरह का एक कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म है, वो फॉर्म मैं आपके पास पहुंचा दूंगा, लेकिन वो फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, कुछ बदल के होगा। वो 2013 का या फिर 2019 का शायद फॉर्म था वो। अब जो नया आएगा वो बदल करके आएगा, थोड़े से बदल के साथ, लेकिन फॉर्मेट वही रहने वाला है। कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म जो होता है ना, उसके अंदर लिख करके बहुत कुछ जो भरा जाता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जो उसके अंदर कोड्स भरे जाते हैं, कोड, समझ रहे हैं? मैरिड है तो मैरिड का एक कोड है, अनमैरिड है अनमैरिड का एक कोड है, समझ रहे हैं? इसी तरीके से आप इंडियन है उसका कोड है, नॉन इंडियन है उसका कोड है, आप के पास कौन कौन से कागज़ हैं उसके कोड्स हैं। यानी आधार कार्ड का एक कोड होगा, है कि नहीं है आपके पास, फिर उसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, आधार कार्ड का, पासपोर्ट है, फिर आपका वो ड्राइविंग लाइसेंस है, फिर आपके वोटर आईडी है, इन सब के कोड्स के सिस्टम होंगे पूरे। वो पूरा कोडेड लैंग्वेज में वो फॉर्म है, और हम लोगों ने उसको भरना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सुन लीजिए। जो लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं वो समझ लें, उसको भरना कैसे है। उसको हमारे यहाँ के एक पॉपुलेशन साइंसेस के पीएचडी हैं हमारे यहाँ पर, उन्होंने हमारे यहाँ के प्रोफेसर्स, टीचर्स और एडवोकेट्स को बिठाकर समझाया था। तो 3 घंटे में समझे थे वो लोग, 3 घंटे के लेक्चर में समझे थे कि भरना कैसे है। उसके बाद हमने उनका एग्ज़ाम लिया कि भर के बताओ, तो कईयों ने गलती भी की उसमें भरने में। यानी मुश्किल है समझना कि भरा कैसे जाएगा। उसके बाद वो फॉर्म हम लोगों ने गवर्नमेंट का प्रिंट करवाया अपने तौर पे, और इलाकों में हमारे जावेद भाई थे, तकरीबन 15-20 हम लोग वॉलंटियर्स मुमरा के अंदर 2-3 इलाकों में फैल करके, और लोगों का हमने एनपीआर का फॉर्म भरा, जानने के लिए कि एनपीआर का फॉर्म कैसे भरा जाता है, लोगों को बताने के लिए। कई 100 लोगों का हमने भरा है। तो हमारे जो नौजवान थे, ये भी माशाल्लाह पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, ऐसे हमारे पास एडवोकेट्स थे, सब लोग थे। उन लोगों ने समझा समझ के इलाकों में जाके जब एनपीआर का फॉर्म भरा है ना, एक घर का फॉर्म भरने में कितनी देर लगी थी? 3 घंटा लगा था एक घर का फॉर्म भरने में। अब आदत हो जाएगी तो शायद 1 घंटे में भर लेगा आदमी, मैक्सिमम, या 2 घंटे में। उस एक फॉर्म को भरने का टीचर को मिलता क्या है गवर्नमेंट की तरफ से, मालूम है आपको? कुछ 70-70 रुपये मिलते हैं, 60-70 रुपये एक फॉर्म के भरने का। बहुत बढ़ा के मिलेगा तो 100 रुपये मिल जाएगा, शायद गवर्नमेंट आगे जाके बढ़ा दे।
₹100 के लिए एक घर में बैठ करके 1 घंटा भी अगर आप लगा रहे हैं, 6 घंटे में कितना अच्छा दिमाग बहुत लगता है उसके अंदर। लगाया 6 घंटे में 6 फॉर्म भरा आपने। मैं बहुत फास्ट वाला कह रहा हूँ, 3 घंटा हम लोगों को लगा था। अगर उसने बहुत तेज़ भरा तो 1 घंटे में 1 फॉर्म, 6 घंटे में 6 फॉर्म। ₹360 उसके हाथ में आ रहा है, ₹400 आ रहा है, ₹500 उसके हाथ में आ रहा है। कौन मगजमारी करेगा? 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह रहती है उनकी, शायद कितनी रहती है टीचर्स की? ₹500 पर डे के हिसाब से वो मगजमारी कर रहा है, तो वो करेगा क्या? आप समझ रहे हैं क्या करेगा वो 15-15 मिनट में भरेगा उसको। तो गलती करेगा कि अच्छा भरेगा? ये NPR जो है, ये अगर गलत भर गया तो आप NRC के बाहर हो जाएंगे। यहाँ है मसला असल, इसको समझिए। समझ गए? अच्छा, NPR के फॉर्म भरने वाले जो आएंगे वो सुबह को 9 से दोपहर के 6 के बीच में आएंगे, ऐसे ही है। वर्किंग डेज में आएंगे, ऐसे ही है। तो सुबह 9 से 6 के टाइम पे वर्किंग डेज में हमारे घर का पढ़ा लिखा कहाँ होगा? घर में कौन होगा? जो अक्सर नहीं जानती, उनसे भरवाएंगे। और वहाँ नीचे अंगूठे का निशान लिया जाएगा, जो भरेगा, जो आदमी बैठ के भरवाएगा घर का आदमी, उससे। और वहाँ नीचे मेंशन है कि जो इन्फॉर्मेशन ये भरने वाले ने, अंगूठे के निशान देने वाले ने दिया है, इसको फाइनल मान के हम फैसला करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब मेरे घर में मेरी दादी बैठी होंगी, हम सब जॉब पे होंगे, वो दोपहर को 12 बजे खटखटा के आएगा, NPR का पूरा फॉर्म 15 मिनट में भरेगा गलत, और हमसे अंगूठे का निशान ले लेगा और चला जाएगा। एक बात, कागज़ उनमें से एक भी नहीं मांगेगा, ये भी लिखा हुआ है। NPR में कागज़ नहीं मांगेंगे वो, लेकिन सारे कागज़ के नंबर्स मांग के ले जाएंगे। आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, इलेक्शन का नंबर। तो नंबर ले लिया तो कागज़ ले लिया, उनके पास सब रिकॉर्ड है। समझ रहे हैं? तो सारे कागज़ के नंबर आप ले लेंगे, पासपोर्ट का नंबर, सबका नंबर ले लेंगे। अच्छा, एक आधार कार्ड का भी नंबर लिया ना, तो उनके पास सब नंबर पहुंच गया, तो सबके नंबर ले लेंगे, इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, अंगूठे का निशान ले लेंगे, और ये कह देंगे, उस पर सिग्नेचर जिसकी होगी ना, वो बेसिकली वो सिग्नेचर इस पर है कि जो कुछ मैंने बताया है सही है। समझ गए? और ये कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म होगा, इसको वापस से कंप्यूटर में पुट नहीं करना होगा। इसको स्कैनर से पास किया, पूरा कंप्यूटर में फॉर्मेट में सेट हो जाएगा। उसके बाद एक बटन दबाया जाएगा, लिखा हुआ है सब उसके अंदर, बुक्स में लिखा हुआ है, कानून की किताब में लिखा हुआ है कि ये पूरा इंडिया से कलेक्ट किया जाएगा। उसमें ये पूछा जाएगा आप इंडियन है कि नहीं है, तो आप इंडियन है तो आप इंडियन बोलेंगे, तो वो लिख लेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे आपसे कागज़, इंडियन है। और दूसरे जगह लिखा होगा नॉन इंडियन, आप लिखवा दीजिए, आपसे कागज़ नहीं मांगेंगे वो, ना आपसे पासपोर्ट मांगेंगे, कागज़ नहीं मांगेंगे NPR में, जो घर पर आकर के करेंगे। ये सुन लीजिए आप, ठीक है? उसके बाद से ये चले जाएंगे, कुछ दिनों के बाद से कैंप लगेगा इलाके में। NPR के पूरा प्रोसीजर समझा रहा हूँ आपको, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही NRC है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने प्याज काट करके, टमाटर काट करके तेल को कढ़ाई में डाल के भूना है ताकि गोश्त डालूं, तो ये वैसे ही है। ये प्याज, टमाटर और तेल है जो कढ़ाई में पड़ेगा तो फिर गोश्त डलेगा, इसके बगैर नहीं। यानी ये जस्ट फर्स्ट स्टेप है, ठीक है? उसके बाद कुछ दिनों के बाद से मोहल्ले में, आपके हर मोहल्ले के अंदर कैंप लगेगा। उस कैंप के 2 काम होंगे। ये NPR, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये NPR करने के बाद जब लोग जाएंगे ना, तो एक छोटी सी स्लिप दे करके जाएंगे। गवर्नमेंट की स्लिप देखने में भी अजीब सी लगती है, ऐसा लगता है किसी काम की नहीं है। जिसने वो स्लिप गायब कर दिया वो NPR के बाहर हो जाएगा। वो इसको बताएंगे नहीं, उनको इतना टाइम नहीं है, वो स्लिप रखेंगे और निकल जाएंगे। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उस स्लिप को संभालना है, NPR के फॉर्म को भरवाना है कायदे से बैठ करके। हम लोगों ने तो ये कोशिश किया था, जिसमें हम नाकाम हो गए बहुत सी वजूहात से, कि हर बंदे का एक डमी NPR का फॉर्म भर के दे दें उसके हाथ में बना के। मेरे पास अभी भी इतना रखा हुआ है, NPR के फॉर्म रखे हुए हैं, लेकिन उसको हमने NPR का फॉर्म नाम नहीं दिया है, क्योंकि आप गवर्नमेंट के फॉर्म छपवा नहीं सकते। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे फॉर्म उसका नाम रखा है हमने, लेकिन कंटेंट पूरा वही है जो उनका है, एक अंदाज़ा लगाने के लिए। और उसको हमने भर के दिया था बहुत से लोगों को। दूसरी बात यह है कि इस NPR के फॉर्म में वो क्या मिस्टेक करता है, बाद में जा करके मैंने बोला कुछ, उसने लिखा कुछ, ये कैसे पता चलेगा? तो गवर्नमेंट से हमारे लोग बाज़ाब्ता मिलने के लिए गए थे, हमारे जो डॉक्टर
फैज़ी साहब है जो वो है पॉपुलेशन साइंसेज में PhD, वो गए थे मिलने के लिए NPR के ऑफिस में, गवर्नमेंट के ऑफिस में। वो खुद भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो उन लोगों ने कहा कि भाई आप इसके बारे में कोई ऐसा कागज़ हमको भी दीजिए, मतलब जो भर रहे हो आप उसकी एक कॉपी हमको दो। तो उसका कोई सिस्टम नहीं है, जबकि गवर्नमेंट के कागजात ऐसे होते हैं कि एक ऊपर भरे तो एक नीचे भरा हुआ दिखता है, फाड़ के दे दो तुम रसीद के जैसा, लेकिन वो भी नहीं देंगे वो। तो हम ये कहेंगे कि अब हर आदमी के घर में कैमरे वाला मोबाइल है, वो जो भर रहा है उसको खींच लो, अपने सामने भरवाओ सही से, और जो भर रहा है उसकी फ़ोटो खींचो कि कल वो कुछ डमी ना बना दे, उसका कुछ दूसरा ना पेपर बना दे। बात समझ में आ रही है? ये NPR का फॉर्म भर जाने के बाद एक पावती देंगे वो, उसके कुछ दिनों के बाद 2, 4, 6 महीने के बाद मोहल्ले में कैंप लगेगा। उस कैंप के अंदर वो बोलेंगे जिसके पास पर्ची है वो कैंप में आ जाए। इसमें आपको घर से निकलना पड़ेगा। यहाँ आपका डेमोग्राफी लिया गया है, मतलब आपके सारे मालूमात लिए गए हैं, कागज़ नहीं लिया गया है। यहाँ आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, यानी जिस बंदे का इसमें नाम है, 14 लोगों का मान लीजिए, 10 लोगों का नाम है मान लीजिए कागज़ में, कि हम घर के अंदर मियाँ बीवी माँ बाप ये वो बच्चे रहते हैं, उनके नाम है, तो उनकी पर्ची लेके जाइए। इन सब लोगों का बायोमेट्रिक होगा, यानी हाथों के निशान होंगे और रेटाइना का मार्क होगा, ये लिया जाएगा। लेकिन उसमें एक ये भी गुंजाइश, दूसरा वाला काम, कि जिन लोगों के घरों में गए थे वो नहीं मिले थे या नहीं थे, वो यहाँ पे अपना डेमोग्राफी और बायोमेट्रिक दोनों करवा लें। ठीक है, उसके बाद ये लोग अपना, अब इसमें मैंने पहले उसकी ख़तरनाकी वाज़े कर दी कि कितना अहम है वो, कि वो कितने गड़बड़ तरीके से होगा। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आसानियाँ भी ये हैं कि आप बोलो कि मेरा आदमी घर में नहीं है, अभी नहीं होगा, तो आप यहाँ भी करवा सकते हो। ठीक है, अपनी सहूलत के हिसाब से एक दिन छुट्टी ले लीजिए और कैंप में खड़े होकर बोलिए कि मेरा NPR नहीं हुआ था, अभी करो, मैं खड़ा हूँ। तो आप यहाँ पे अपना NPR करवा सकते हैं। तो जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप करवा सकते हैं। ये कैंप तब तक चलेगा जब तक कि पूरे उस इलाके के सारे बायोमेट्रिक ना हो जाना। ठीक है, उसके बाद ये कैंप उड़ जाएगा, फिर 1-2-3 महीने की मुद्दत होगी, उसके बाद दोबारा कैंप लगेगा। लेकिन वो कैंप इस तरह लगेगा कि 4-6 इलाके मिला के एक कैंप लगेगा। जैसे पहले हर इलाके में कैंप लगा था, तो बहुत बड़ा इलाका मिलाकर एक कैंप लगेगा। वहाँ पर फिर वो दोनों काम होंगे कि अगर आप पहले में नहीं आए थे, दूसरे में नहीं आए थे, तो तीसरे में आके आप दोनों काम करा लो, डेमोग्राफिक भी और बायोमेट्रिक भी। अभी भी आपसे कागज़ नहीं मांगा जा रहा है, ये समझ लीजिए। आपके पास मौका है, आप सब दुरुस्त करवाते रहिए। इसके बाद ये कैंप भी उड़ जाएगा। उसके बाद तीसरा कैंप लगेगा 2-3 महीने के बाद से, वो और बड़े इलाके पे हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगे। और यहाँ जो नहीं आया था, यहाँ भी नहीं आया था, यहाँ भी नहीं आया था, वो यहाँ आकर के अपना काम करा ले दोनों, तो फिर मौका दिया जाएगा। उसके बाद से एक डेडलाइन दी जाएगी कि इससे पहले आप अपने किसी भी डिस्ट्रिक्ट प्लेस DM के ऑफिस में जाकर के अपनी इन्फॉर्मेशन दे करके आ सकते हैं। ये होने के बाद एक डेडलाइन होगी, इसके बाद NPR नहीं होगा, ख़त्म। अब ये जो डाटा जमा हुआ है ये कंप्यूटर रीडेबल होगा, सारा कंप्यूटर के थ्रू पास कर दिया जाएगा, जिसमें आपकी डेमोग्राफी भी है, यानी इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है वो, प्लस आपका बायोमेट्रिक भी है, ये मैच होगा। अब इसके अंदर एक क्लिक बटन पे पता चल जाएगा कि किसकी डेमोग्राफी और किसका बायोमेट्रिक उसके कागजात, यानी उसके जो रोल आपने नंबर्स दिए आधार के, इसके उसके, उससे मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। समझ रहे हैं? फिर उसी में ये भी साबित होगा कि किसका नाम उसके बाप से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसमें क्या होगा, कैटेगरी खुद ही कमेंट वो कंप्यूटर छांट देगा। 87 के पहले के पैदाइश वालों को यहाँ छांटेगा, 87 से 2003 वालों को यहाँ छांटेगा, और 2003 के बाद वालों को वहाँ छांटेगा, फिर उनके माँ बाप के नामों को मैचिंग करेगा। अब कंप्यूटर तो विदिन सेकेंड्स करेगा ये काम। तो एक क्लिक पर पता चल जाएगा कि कौन कौन मिसमैच है और कौन कौन मैच है। जो मिसमैच होगा उसके नाम के आगे D लगेगा, डाउटफुल, ये बंदा कुछ भरोसा नहीं कहाँ का है, उसका नाम उठा करके NRC के बाहर किया जाएगा, बाकियों का NRC के अंदर कर दिया जाएगा। ये है प्रोसीजर NRC का। NRC डायरेक्ट नहीं होगी, इनडायरेक्ट होगी। NPR हो गया मतलब NRC हो गई। अब जिसके डाउटफुल लग गया है उसको एक लेटर आएगा कि आपके कागज़ में डाउट लग रहा है, आप कागज़ लेकर आइए और अपने आप को साबित कीजिए कि आपका कागज़ डाउटफुल नहीं है। उसके लिए 90 दिन का टाइम दिया जाएगा, 3 महीना। कैसा भी चौपट आदमी होगा 3 महीने में अपना कागज़ बनवा लेगा।
उस 3 महीने में ना आपके ऊपर कोई नज़र रखेगा, ना आपके ऊपर कोई एताब होगा, ना आपके ऊपर कोई केस होगा, कोई चीज़ नहीं होगी। तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया है ना, तो भी उसके बाद मौका मिलेगा 3 महीना आपका कागज़ सही करने का, और वो सही अगर हो गया और हो ही जाएगा तो भी आप एनआरसी के लिस्ट में आ जाएंगे। फिर एक कार्ड मिलेगा जिसमें एक चिप होगी, ये मेंशन है बुक के अंदर, जिसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। तो आपको 10 चीज़ें लेके नहीं घूमना है, एक कार्ड लेके घूमना है। कार्ड भी मत लेकर के घूमिए, उसमें एक सीरियल नंबर होगा, वो आपको याद होना चाहिए। आप कहीं भी खड़े हो, किसी को बोल लीजिए मेरा ये सीरियल नंबर है, वो डालेगा, आपकी पूरी कुंडली आ जाएगी, कहाँ पैदा हुए थे, कितनी हरकतें की हैं, वो भी उसी में होगा। समझ में आ गई बात? तो मसला बहुत बड़ा ये है। अच्छा, एक अजीब बात, मोदी की गवर्नमेंट ज़्यादा ख़राब थी कि वाजपेयी की? वाजपेयी और एडवाणी के बारे में हम लोगों का ये मानना है कि बहुत ही लिबरल थे, बहुत नरम बोलते थे, इसलिए कि उनको अंदर अंदर बहुत कुछ करना था। ये एड़ा है, ये ऊपर ऊपर कर रहा है, अंदर वाले आदमी वो थे। एनपीआर कभी से भी एनआरसी से कोई लेना देना नहीं था इसका। एनआरसी एक अलग चीज़ थी, एनपीआर का कुछ ना कुछ ताल्लुक सेंसस से था जब बना था तब। समझ रहे हैं? जब लॉ बना था, एनपीआर का कुछ ना कुछ रिलेशन सेंसस से था। क्या था कि सेंसस जब होता था तो साथ में एनपीआर की टीम भी आ जाती थी आपके घर पे। इतना ही ताल्लुक था दोनों के बीच में, कोई पेपर वर्क का ताल्लुक नहीं था। क्यों? सेंसस में ये लिखा जाता है कि आपके घर में कितने लोग हैं, तो हम लोग 5 लोग हैं। ये 5 कौन बैठे हुए? ये मेरे मेहमान है, कल आए हैं, इनका भी नाम सेंसस में लिखा जाएगा, लॉ है ये। लेकिन एनपीआर में 6 महीने से जो आदमी बंदा यहाँ रहता है उसी का नाम लिखा जाएगा। ये कौन है? ये बोले मेरा भाई आके यहीं रह रहा है, कब से? 3 महीने से, इसका नाम नहीं लिखा जाएगा। समझ रहे हैं? तो लॉ अलग अलग है एनपीआर और सेंसस के, लेकिन कहीं ना कहीं सिमिलरिटी ये थी कि दोनों साथ में आते थे। एनपीआर का कोई दूर दूर तक लेना देना एनआरसी से नहीं था। 2003 में वाजपेयी ने इसको कनेक्ट किया इससे ये कहकर कि इट विल बी द फर्स्ट स्टेप टू द एनआरसी। द डाटा कलेक्टेड इन एनआरसी, जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा एनआरसी में, उसी को स्क्रूटनाइज किया जाएगा एनआरसी का डाटा बनाने के लिए। ये लॉ बना है। ये लॉ भी थोड़ा सा इशू में है क्योंकि 2003 में एनपीआर को एनआरसी से कनेक्ट करने के लिए सुबॉर्डिनेट लॉ बना, और उसका मदर लॉ या फादर लॉ जिसको बोलेंगे वो 2004 में बना है। तो लॉ के हिसाब से फादर लॉ या मदर लॉ जो भी होता है, जो बेसिक लॉ होता है, वो पहले बनना चाहिए, सुबॉर्डिनेट लॉ उसके बाद में बनना चाहिए। तो इस पर केस भी है, अल्लाह करे कि ख़त्म ही हो जाए सिस्टम एनपीआर का एनआरसी से, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ख़त्म होगा। इसलिए उसकी वजह यह है कि एनआरसी करने के लिए कोई आसान तरीका नहीं है, वो एनपीआर के थ्रू आसान हो जाएगा। लेकिन इसमें भी हमको काफ़ी माइलेज है, देख रहे हैं आप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, उसके बाद 3 महीने का मौका डाउटफुल होने के बाद भी। अगर हम यहाँ से सतर्क रहे, आप ये वो बोलेंगे आपका कागज़ नहीं चाहिए, आप बोलो जो भी बोलना है बोलो, हम लिखेंगे, अंगूठा दे दो, बस ये नहीं करना है। आपको प्रॉपर सारे कागजात पहले सही कर लीजिए। अभी मौका है, एनपीआर नहीं आया ना, जब तक एनपीआर नहीं आएगा एनआरसी नहीं आएगा। अभी एनपीआर का कोई अनाउंसमेंट नहीं है। एनपीआर आएगा तो अरबों रुपए का खर्च है, प्रिंटेड मैटर, इतने लोग, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने कैंप्स, बायोमेट्रिक लेने के लिए इतनी मशीनें, बहुत बड़ा खर्च है, वो उनको करने दीजिए। लेकिन एनपीआर का जब तक नाम नहीं आया तब तक कागज़ दुरुस्त कर लीजिए, जैसा मैंने बताया पहले। इसलिए मैंने, अभी तक दिमाग आपका बंद हो रहा होगा, तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि कागज़ कैसे बनाने हैं। उस कागज़ को बना लीजिए, एनपीआर वाला जब आएगा उससे पहले तैयारी रखिए। अगर आप घर में हैं तो एनपीआर का फॉर्म भरिए, वरना मना कर दीजिए, आप दूसरे वाले कैंप में जाके भरिए। और अगर आपका ये सही भर गया, यहाँ से आप क्लियर हो गए, ये सही नहीं हुआ तो यहाँ क्लियर नहीं होंगे। तो एनपीआर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनआरसी से। और सिटीजनशिप को साबित करने के लिए जो बुनियादी बातें मैंने बताई वो क्लियर हो गई। सीए से डरने की ज़रूरत है नहीं। एनपीआर भी बहुत लिबरल है, काफ़ी मौका मिलने वाला है, काफ़ी गैप रहने वाले हैं इनके बीच में, सालों साल का प्रोसीजर है। लेकिन मसला हमारा ये है कि अब हम जाके सो जाएंगे कि सालों का प्रोसीजर है। डॉक्टर साहब ने तो बोल दिया बहुत आसान है, तो मैं सोचता हूँ कि शायद मोदी सही कर रहा है कि वो डरा रहा है। हम चाहते हैं कि आप काम पे लगे, उनके डर से आप घर में घुस जा रहे हैं, और हमारे आराम दिलाने पे फिर आप घर में घुस जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। आपको मौका मिला है, गनीमत जानिए, दबा के पेपर बना लीजिए। इंशाअल्लाह हर तरह की आसानी मौजूद है। कोई डाउट अगर इसके अंदर है तो बताइए,
कागज़ के लेवल पे पर्सनल क्वेश्चन थोड़ी देर के बाद होंगे। यहाँ कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, ठीक है इंशाल्लाह। देखिए नामों के अंदर जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको वो लोग कबूल नहीं कर रहे थे आसाम के एनआरसी में। ज़्यादा चांस ये है कि हमारी इंडिया की जो एनआरसी होगी वो लिबरल होगी, हल्की होगी, ठीक है, तो मान सकते हैं। लेकिन हम अपनी तैयारी आसाम एनआरसी के हिसाब से रखें। तो आसाम एनआरसी में उन लोगों ने नाम के अंदर अगर किसी का नाम सीता है SEETA और उसने SITA लिख दिया है, कैंसिल हो गया है पेपर। तो मंसूर का डबल O और UR 2 अलग अलग नाम है, उसको आपको बेसिक पेपर में जो होगा वही ऊपर भी डालना पड़ेगा, इसको चेंज कर लेंगे, समझ गए। इसी तरीके से वहाँ पर मोहम्मद के जिस फॉर्म में भी आप मोहम्मद लिखिए उसको कबूल किया है, चाहे M उज़ैर लिख दीजिए या MOHD उज़ैर लिख दीजिए या हिंदी में mo.उज़ैर लिख दीजिए या फिर मोहम्मद को MO से लिखिए या MU से लिखिए, हर तरीके से उसको कबूल करते हो कि ये मोहम्मद है। लेकिन अहमद में आसाम के अंदर अहमद AHMAD और AHMED लिखा हुआ है, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया, हालांकि कैंसिल नहीं करना चाहिए था। अब आसाम में कैंसिल किया है। तो हमको अपनी तैयारी जो है वो मजबूत रखनी है। इंशाल्लाह वो बाद में अहमद दोनों कबूल करेंगे, लेकिन वो अब इस उम्मीद पर हम अपने कागज़ हल्के ना रखें, हम अपने कागज़ में स्पेलिंग मिस्टेक्स को ना होने दें। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आम तौर से वो किसी का नाम जो है वो, अब मिसाल के तौर पे अब हमारे जावेद भाई हैं, तो इनका नाम जो है ना कभी कभी वो JAWED, JAVED, JAVEED हर तरह से लिखा हो। ये सब अलग अलग नाम माने जाएंगे, सबको सही करना पड़ेगा आपको। बशीर भाई I से भी हैं और EE से भी हैं, तो इसको सही करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, एक बात बता दूं आसानी के लिए, जितने लोग नए कागज़ बना रहे हैं उनको बोलो कि हमको मदर टंग में कागज़ बना के दो, मतलब मराठी में, हिंदी में, गुजराती में, कन्नड़ में, बंगाली में, इसलिए कि उसमें ये सब मसला नहीं आता है, EE का और I का और फलाना और डिमा का, समझ रहे हैं। लीविंग को बर्थ सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट माना गया है, काहे को करने का। समझ में आ गई बात? कंक्लूड कर ले। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।